स्टार्ट हो गया जी। आप भी करें, वीडियो भी ऑन करें और ऑडियो भी ऑन करें। अच्छा अच्छा, डियर स्टूडेंट्स, प्लीज कंफर्म करें, प्लीज लेट अस नाउ अबाउट द वॉल्यूम एंड विजिबिलिटी ऑफ बोर्ड। प्लीज चैट बॉक्स में यस कर दें या नो कर दें। एम आई ऑडिबल टू यू पीपल? डियर पार्टिसिपेंट्स ऑन जूम एप्लीकेशन, प्लीज लेट अस नाउ। ओके है जी, ठीक है। तो let's start. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Let's resume our class. कल जहाँ से हमने छोड़ा फेडरल एक्साइज एक्ट को, सेक्शन 20 को हमने पढ़ा था कल। अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जज फॉर ट्रायल ऑफ ऑफेंस। यहाँ पे वो ऑफेंस फेडरल एक्साइज एक्ट के मुताबिक जो ऑफेंस होगा उसको ट्रायल करने के लिए एक जज को रखा जाएगा जिसको स्पेशल जज कहेंगे हम। और स्पेशल जज बनने के लिए हमने कहा कि वो बंदा बन सकता है जिसमें काबिलियत हो सेशन जज बनने की, या वो सेशन जज बन चुका हो या कहीं पास्ट में वो रहा हो, तो उसको हम कहेंगे कि वो स्पेशल जज बन सकता है, ताकि जो ऑफेंसेस हो फेडरल एक्साइज एक्ट के मुताबिक उनको वो ट्रायल कर सके, उनके बारे में फैसले सुना सके। तो 20 तक पढ़ने के बाद आगे आ गया ट्रायल ऑफ ऑफेंस बाय स्पेशल जज। 21 सेक्शन 21 20 में हमने अपॉइंटमेंट कर ली है, अपॉइंट हो गया स्पेशल जज। आफ्टर अपॉइंटमेंट अब उस जनाब ने जो भी उसके पास ऑफेंस आ गए हैं फेडरल एक्साइज के, उनका उन्होंने फैसला करना है। तो सेक्शन 21 ट्रायल ऑफ ऑफेंस बाय स्पेशल जज। तो जब ये अपॉइंटमेंट हुई पहली दफा, तो उन्होंने कहा कि फेडरल एक्साइज के जितने भी केसेस कहीं कहीं पे भी चल रहे हैं उनको पकड़ो और ट्रांसफर कर दो स्पेशल जज के पास। कभी ना कभी तो पहले ये स्पेशल जज बना होगा ना। जैसे अभी गैस थेफ्ट है, गैस थेफ्ट एक्ट आया, मैं वैसे एग्जांपल के लिए, गैस थेफ्ट एक्ट आया 2016। इससे पहले गैस की कोई अदालतें नहीं थी, जो आम अदालतें थी वहां पे गैस चोरी का केस चला करता था। लेकिन जैसे ही ये एक्ट आया तो गैस की अदालतें बन गई और गैस की अदालतों में गैस के केस शुरू हो गए। इसी तरह जब स्पेशल जज नहीं था तो स्पेशल जज से पहले कोई भी केस होता होगा तो मुख्तलिफ अदालतों में होता होगा। तो उन्होंने कहा हमने अपॉइंट कर दिए स्पेशल जज, तो एक्साइज के मुतल्लिक, फेडरल एक्साइज के मुतल्लिक जितने भी केसेस हैं वो ट्रांसफर कर दिए जाए इन साहब को। अच्छा, तो ये इसका जो सब सेक्शन 1 है वो यही कहता है कि जितने भी केसेस होंगे वो एक्सक्लूसिवली अब खसूसी तौर पर इन मोहतरम के पास आ गए हैं, तो आप सबको जो जो जहाँ जहाँ पे भी हैं उन तमाम केसेस को इनके पास ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ट्रांसफ़र हो गए। अभी ट्रांसफ़र होने के बाद ये केस को सुनेंगे, तो इन किस किस कानून के तहत सुनेंगे। ये फेडरल एक्साइज को तो डेफिनेटली ऑफेंस वो वाला है, लेकिन क्रिमिनल जो जिस कानून के तहत जो ये प्रोसीडिंग्स करेंगे, जो ट्रायल करेंगे, वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कौन सा है ये? 1898। तो दूसरा ये हो गया कि जितने भी कानून होंगे एक्सक्लूसिवली इनको ट्रांसफर हो जाएंगे। जब इनको ट्रांसफर हो जाएंगे तो ये जब हियरिंग वगैरह करेंगे, जब ट्रायल करेंगे, तो वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के मुताबिक शुरू कर देंगे। फिर वो कहता है जो इनकी अदालत होगी, जिस अदालत में बैठ के ये सुनेंगे, उस अदालत का नाम होगा, क्या नाम होगा उसका? उसको कहा कि मैं नाम देता हूँ कोर्ट ऑफ सेशंस। उसे डीम किया जाएगा, उसे समझा जाएगा कोर्ट ऑफ सेशंस। फिर क्या होगा?
जो ये जज साहब हैं इनको क्या समझा जाएगा, जो स्पेशल जज हैं इनको इनको समझा जाएगा पब्लिक। ये मैं इसलिए पॉइंट लिखवा रहा हूँ कि ये हो सकता है कि वो ये कह दे कि जब स्पेशल जज अपॉइंट होता है वो हियरिंग करना शुरू कर देता है तो जिस अदालत में वो सुनता है उस अदालत को क्या समझा जाएगा, तो आप कहोगे कोर्ट ऑफ सेशन समझा जाएगा। फिर वो कहता है कि जज जब स्पेशल जज होता है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के मुताबिक प्रोसीडिंग्स कर रहा होता है, तो जब वो कर रहा होगा तो उस स्पेशल जज को क्या समझा जाएगा कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर समझा जाएगा। ये पॉइंट्स है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स को आपको नोट करने की जरूरत है कि सेशन जज को जब अपॉइंट कर दिया गया तो जितने भी एक्साइज के फेडरल एक्साइज के मैटर्स होंगे वो इनके पास ट्रांसफर हो जाएंगे। जब ट्रांसफर हो जाएंगे तो ये उनको सुनना शुरू कर देंगे, सुनना शुरू करेंगे तो ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स उनको अडॉप्ट करेंगे और जब उनको तो उनकी अदालत को क्या कहा जाएगा, कोर्ट ऑफ सेशन कहा जाएगा और उनको क्या कहा जाएगा, क्या समझा जाएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर समझा जाएगा। अच्छा, ये जो होता है ये कब कब नोटिस लेंगे किसी केस का, इनको ख्वाब आएगी, इनको कब पता चलेगा कि ये ऑफेंस हो गया है। इनके पास जादूगर होंगे, वो इनको बताएंगे कि, और वो जादूगर का नाम होगा ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू। ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू एक लिखी हुई कंप्लेंट स्पेशल जज के पास लेके आएगा। जब इनके पास लिखी हुई कंप्लेंट आएगी तो उस वक्त ये अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। अगर इनके पास नहीं आती तो ये चुप करके बैठे रहेंगे। वो कंप्लेंट लेके आएगा तो फिर मैटर आगे चलेगा। अगर कंप्लेंट नहीं आएगी तो ये इनको नहीं पता कि कोई ऑफेंस हो रहा है, क्योंकि इनके पास खुद कोई नॉलेज नहीं है जितनी देर तक कोई इनके पास लेके ना आ जाए, या इनके सामने कोई किताब आ जाए जिसमें लिखा हो कि फला फला बंदे ने ऐसा किया, तो फिर ये बुला सकते हैं। अदरवाइज तो नॉर्मल क्या है, कंप्लेंट लेके आएगा इन रिटन फॉर्म और वो लेके आएगा ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू। फिर वो कहता है कि ये जो केस सुन रहे हैं, क्या एक बंदे के पास केस है तो क्या हमेशा उसी के पास रहेगा। उसने कहा कि अगर एक स्पेशल जज के पास केस है तो एक स्पेशल जज से दूसरे स्पेशल जज को ट्रांसफर किया जा सकता है। एक स्पेशल जज के पास फेडरल एक्साइज का केस लग गया है तो उसी केस को उठाकर दूसरे किसी स्पेशल जज के पास लेके जाया जा सकता है। जब लेके जाया जाएगा तो उसकी वजूहात दो बताई उन्होंने, ये दो वजूहात हो सकती हैं, इसके अलावा कोई और तीसरी वजह नहीं हो सकती। जो वजूहात हैं उठा के लेके जाने की, केस को ट्रांसफर करने की, हालांकि ट्रांसफर होकर केस सारे के सारे स्पेशल जज के पास आ गए थे, लेकिन एक स्पेशल जज से दूसरे स्पेशल जज को वही केस ट्रांसफर किया जा सकता है। वजूहत क्या हो सकती हैं, एक तो कोई जस्टिस ना होने का डर है, क्या है कि अगर इनके पास रहा तो सही जस्टिस शायद ना हो, ठीक है, वो रीजन कोई भी हो सकती है। और दूसरा कि पार्टीज, दोनों पार्टीज कहाँ कन्वीनियंट है, कि कहाँ पे आसानी है दोनों पार्टीज को, जहाँ पे दोनों पार्टीज को आसानी है उस जज के पास भेज दो। और दूसरा कि जस्टिस ना होने का डर हो तो फिर भी एक स्पेशल जज से केस को निकाल के ट्रांसफर कर दिया जाएगा दूसरे स्पेशल जज के पास। जब एक स्पेशल जज से दूसरे स्पेशल जज के पास केस चला गया, लाइक स्पेशल जज नंबर 1, इनके पास केस है, इन्होंने केस सुनना शुरू किया, इन्होंने एक डेट फिक्स की, डेट फिक्स करने के बाद बात को सुना, अगली डेट में इन्होंने कहा सबूत ले आओ, अगली डेट में सबूत लेके गए, तीसरी डेट में इन्होंने कहा कि गवाह ले आओ, तीसरी डेट पे गवाह आ गए, गवाहों को इन्होंने कहा कि टहरे में खड़े करो, मैं इनसे सवालात पूछता हूँ। गवाहान से सवालात पूछे गए और इन्होंने उनके बयान रिकॉर्ड कर लिए, बयान क्या किए, रिकॉर्ड कर लिए। अब इस सिचुएशन पे आके ये दो वजूहात में कोई एक वजह बनी और केस स्पेशल जज 1 से उठा के स्पेशल जज 2 के पास लेके चले गए। तो क्या स्पेशल जज 2 फिर नए सिरे से सारा काम करेगा, जहां पे छोड़ा गया है वो उससे आगे काम स्टार्ट कर देगा, ये है पॉइंट।
तो ये टोटल जो थे इसके अंदर जो क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं सेक्शन 21 के अंदर कि ट्रायल जो करेगा ऑफेंस स्पेशल जज करेगा, फेडरल एक्साइज का ऑफेंस जब भी होगा वो स्पेशल जज के पास करेगा, क्योंकि इसके पास खसूसी जुरिस्डिक्शन है। तो खसूसी जुरिस्डिक्शन की वजह से तमाम फेडरल एक्साइज के केसेस ट्रांसफर कर दिए जाएंगे मोहतरम स्पेशल जज के पास। जब ये केसेस को ट्रायल करना शुरू करेगा ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स को यूज करेगा 1898 को। इसके तहत स्पेशल जज की अदालत को कोर्ट ऑफ सेशन कह दिया जाएगा या समझा जाएगा, और स्पेशल जज साहब को समझा जाएगा या कह दिया जाएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसके बाद वो काम शुरू करेगा, लेकिन हो सकता है कि एक स्पेशल जज से दूसरे स्पेशल जज को केस ट्रांसफर कर दिया जाए। उसकी वजूहात दो हो सकती हैं, दोनों में से एक हो सकती है। एक तो जस्टिस ना होने का डर है और दूसरा दोनों पार्टीज को जहाँ पे कन्वीनियंट है, तो इस वजह से एक से उठाकर दूसरे के पास भेजा जा सकता है। लेकिन अगर एक जज किसी हद तक आगे बढ़ चुका है, उस केस को सुन चुका है, तो उससे आगे चला जाएगा, ना कि पिछले से शुरू से जीरो से स्टार्ट किया जाएगा। हाँ जी, चलिए। अब ये सारा कुछ होने के बाद इन्होंने फैसला दे दिया, ठीक है। डेफिनेटली एक पार्टी एफपीआर होगी और दूसरी पार्टी जिसके खिलाफ बात हुई थी, जिसके खिलाफ ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू ने कंप्लेंट तैयार की थी, दो पार्टीज तो होंगी ना तारिक साहब। अच्छा, दोनों पार्टीज में एक पार्टी नाराज हो जाती है फैसले के खिलाफ जो कि स्पेशल जज नंबर 1 या 2 ने दिया है, जिसने भी दी है, तो सेक्शन 21 का टाइटल बोलेंगे 21A का अपील अगेंस्ट the order of special judge, the order of special judge। अच्छा, कहते हैं इन्होंने फैसला कर दिया, तो अब क्या हो सकता है। जनाब मोहतरम ने जब ऑर्डर कर दिया तो अब क्या हो सकता है। इन्होंने जी ऑर्डर किया और उसके खिलाफ हम जाना चाह रहे हैं या वो बंदा जाना चाह रहा है दूसरे वाला। अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आप किस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, किस अदालत का रजू करेंगे, आप किस अदालत का डोर नॉक करेंगे कि हमारे खिलाफ स्पेशल जज ने जस्टिस नहीं किया और उसकी वजूहात ये हैं, तो आप हाई कोर्ट जाएंगे। नंबर 1 क्वेश्चन ये हो सकता है। नंबर 2, जिस दिन उन्होंने फैसला किया कितने दिनों के अंदर आप हाई कोर्ट के दरवाजे को नॉक कर सकते हैं। कितने दिन जी? 30 डेज। जब हाई कोर्ट ने दरवाजा खोला तो जब वो प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगी तो वो प्रोसीडिंग्स कौन सी होंगी जी? कौन सी होंगी? वो जिस लॉ के तहत होंगी वो यही वाला लॉ होगा जिसके तहत इन्होंने काम किया होगा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। जब ये इस कानून के तहत हाई कोर्ट सुनना शुरू करेगी बात को, तो हाई कोर्ट में बेंच भी होता है और सिंगल जज भी होता है। तो अब केस को बेंच सुनेगा या सिंगल जज सुनेगा? तो यहाँ पे सिंगल जज सुनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस छोटे से 3 से 4 लाइनों के सेक्शन 21A में हमने 4 क्वेश्चन बना लिए। नंबर 1 क्वेश्चन कि जब स्पेशल जज फैसला करेगा तो स्पेशल जज के फैसले के खिलाफ जो अपील होगी वो कहाँ पे होगी? हाई कोर्ट में होगी। फिर जब अपील फाइल करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे? 30 दिनों के अंदर करेंगे। जब वो बात को सुनेंगे जज साहब जो कि हाई कोर्ट के जज हैं, तो वो जो सुनेंगे वो किस कानून के अंदर सुनेंगे? तो वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 में सुनेंगे। जब वो सुनने बैठेंगे तो क्या बेंच जजेस का बैठेगा या अकेला जज बैठेगा? तो वो अकेला जज बैठेगा। तो ये 4 क्वेश्चन थे। बेस ये 1898 कोड ऑफ क्रिमिनल और ये सिंगल, तो ये 4 क्वेश्चन है, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं।
जी नेक्स्ट बोलेंगे। Power to arrest and prosecute. साफ जाहिर है कि किसके पास पावर है अरेस्ट करने की और प्रोसिक्यूट करने की। तो जो बंदा भी ऑफेंस कर रहा होगा, ऑफेंस कौन सा, जो कि फेडरल एक्साइज एक्ट के मुताबिक ऑफेंस है कि वो एक्साइज की जो ड्यूटी है उसको चोरी कर रहा होगा, उसको एफबीआर को पे नहीं कर रहा होगा, या चीज़ें एक्साइज लोगों से इकट्ठा कर रहा होगा और एफबीआर को पे नहीं कर रहा होगा, तो वो अकॉर्डिंग टू फेडरल एक्साइज एक्ट वो ऑफेंस कर रहा है। ठीक है, जब ऑफेंस कर रहा है तो फिर उस बंदे को क्या पकड़ा जा सकता है? जी पकड़ा जा सकता है, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो गिरफ्तार कौन करेगा? डेफिनेटली वो ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू ही करेगा। ठीक है, और ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू को इजाजत कौन देगा? अथराइज कौन करेगा? अथराइज कौन करेगा? बोर्ड करेगा। अच्छा, इसके बाद भी आई बिलीव कि कमिश्नर से उसे क्या रिटर्न में इजाजत लेनी होगी, कमिश्नर से। हाँ, तो लेकिन यहाँ पे हमारे कानून में कमिश्नर की जगह कलेक्टर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बोर्ड ने अथराइज कर दिया ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू को, इवन आफ्टर अथराइजेशन वो परमिशन लेगा गिरफ्तार करने से पहले। और वो परमिशन किससे लेगा? होना तो कमिश्नर चाहिए, लेकिन ये पहले एक्साइज और कस्टम दोनों इकट्ठे थे और ये कस्टम के पास है। यार ये इस यहाँ पे जो है ना वो कलेक्टर ही है, लाल किताब के अंदर ही। आपने वेबसाइट के ऊपर से लिया, एफबीआई की वेबसाइट से लिया। हाँ, तो ये फिर मैं भी यही कह रहा हूँ कि होना कमिश्नर चाहिए, लेकिन फिर ये इतना बड़ा ब्लंडर मारा हुआ है इस राइटर ने कि इसने कलेक्टर ही लिखा हुआ है। हालांकि कलेक्टर जो है वो हाँ, तो ये अल्लाह के बंदे ने 10 के बाद अभी तक ये किताब जो है, वही मैं कह रहा हूँ कि अभी ये देखिए 21-22, ठीक है जी, और 21-22 में अभी तक कलेक्टर लिखा हुआ है। इसके बाद इसके अगेंस्ट भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। हाँ जी, होनी चाहिए कि आप देखिए अपनी किताब को अपडेट ही नहीं कर रहे। अच्छा, कोई ऐसी बुक नहीं है, इन साहब ने गलतियां हर एक मेहनत दोबारा नहीं होती ना। इस साहब को जब मैंने, हालांकि बहुत अच्छी किताब है, लेकिन इसने भी ब्लंडर मारे हुए हैं। इवन के कायबोर जो डिफॉल्ट सरचार्ज है, डिफॉल्ट सरचार्ज का रेट क्या है? 12%। ठीक है जी, लेकिन इसने अभी तक कायबोर प्लस 3% लिखा हुआ है जो 2017 में था। हाँ, अच्छा चलिए हम इससे आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम इसको अपनी करेक्शन करते हैं, कलेक्टर नहीं होगा बल्कि, क्योंकि ये समझ नहीं आती ना कि ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट बन गया, तो बहुत सी जगह है कि इवन के उसमें भी गलतियां हो जाती हैं जो अभी तक भी वजूद है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल टैक्स एक्ट और फेडरल एक्साइज ड्यूटी में जो एफबीआर की हुई है अभी तक। तो जब ये इसने छापा ये लाल किताब, तो मैंने कहा ये लाल, अभी देखो लाल किताब पे भी बात नहीं कर सकते आप। इसमें तो आ रहा क्वेश्चन जो ये मिर्जा की है। चलो शुक्र है उसने अपडेट कर दिया, इसलिए मैंने कहा तो वो थोड़ी सी मैंने पहले ले ली थी। अच्छा आगे बढ़ते हैं कि अब वो कह रहा है, थोड़ा सा हमें बताने जा रहा है कि जब आप पकड़ लोगे ना, तो बंदे को पकड़ने के बाद आप उसे खाना खिलाओगे, खाना खिलाने के बाद उसके नहाने के लिए ले जाओगे। तो भाईजान ये वो अरेस्ट जो है आप कर रहे हैं, ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू कर रहा है, जिसको अथराइज बोर्ड कर रहा है। एक दफा अथराइज को बोर्ड ने कर दिया, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू चुप करके जाए बंदे को पकड़ ले। वो जब जाने जाएगा तो परमिशन लेके जाएगा कमिश्नर साहब से। उसने जाके गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करने के बाद क्या करेगा? गिरफ्तार करने के बाद सबसे पहली होती है इंटीमेशन, इंटीमेट करेगा। इंटीमेट किसको करेगा?
जनाब स्पेशल जज जैसे भी इंटीमेट करता है उसे बताएगा कि मिस्टर सो एंड सो को मैंने क्या कर लिया है, पकड़ लिया है। और फिर इंटीमेशन के बाद इसमें उसके सामने प्रोड्यूस भी करना होता है, जज के सामने ले जाकर खड़ा करना होता है कि जनाब मिस्टर सो एंड सो को मैंने पकड़ा था, मैंने इंटीमेट कर दिया है, लाए इसको मैं ला के आपके सामने खड़ा कर रहा हूँ। तो इस खड़ा करने के अमल को, उनके सामने उठाने के अमल को प्रोड्यूस करना कहते हैं, कि प्रोड्यूस करना है स्पेशल जज के सामने। आपने उनको प्रोड्यूस किया स्पेशल जज के सामने, लेकिन आपने कितने टाइम के अंदर करना है इसको प्रोड्यूस? तो 24 आवर्स, 24 आवर्स के अंदर अंदर आपने जो जिस बंदे को अरेस्ट किया है उसको स्पेशल जज के सामने पेश करना है। अच्छा, एक स्पेशल जज ही आपके करीब नहीं है, वो दूर बैठा हुआ है, तो आप फिर अगर रीजनेबल डिस्टेंस, क्या है रीजनेबल डिस्टेंस, अगर रीजनेबल डिस्टेंस पे स्पेशल जज नहीं है तो फिर क्या करेंगे वो, कि जो वहां पे मजिस्ट्रेट हैं उनके जज, स्पेशल जज तो है नहीं, तो फिर क्या करें, फिर जो मजिस्ट्रेट है उनके सामने बंदे को ले जाएं और उनको बता दें कि देखें जी हमारे पास स्पेशल जज साहब नहीं थे, हम आपके सामने प्रोड्यूस कर रहे हैं 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 आवर्स के अंदर। तो कल को ताकि हमें ब्लेम ना हो कि आपने 24 आवर्स से ज़्यादा अर्सा तक अपने पास इसे रखा है, हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। अच्छा, आपने बंदे को अरेस्ट किया तो आप उसको लेके जा रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन वाला टाइम वो निकाल दिया जाता है टोटल टाइम से। लाइक आपने बंदे को गाड़ी पे बिठाया और उसको ट्रैवल शुरू कर दिया स्पेशल जज के पास या मजिस्ट्रेट साहब के पास ले जाने के लिए, 26 आवर्स में आपने उसे प्रोड्यूस किया, तो 3 आवर्स आपके रास्ते में लग गए, तो ये 3 आवर्स माइनस हो जाएंगे और आपने उसको विद इन 23 आवर्स प्रोड्यूस कर दिया बंदे को, तो आपने कानून में रहते हुए काम कर दिया है। अच्छा, जब ये बंदा पेश कर दिया जाएगा या स्पेशल जज के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने, अगर तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा तो मजिस्ट्रेट उधर बताएगा क्लियरली कि जनाब इतने टाइम के अंदर फलां डेट तक फलां जगह पे आपने मोहतरम को स्पेशल जज साहब के सामने पेश कर देना है। सही, आपने मजिस्ट्रेट के कहने पे पेश किया या आपने 24 आवर के अंदर अंदर खुद पेश कर दिया स्पेशल जज, बंदा स्पेशल जज साहब के सामने खड़ा हो गया। अब क्या होगा, अब स्पेशल जज साहब उसकी बात सुनेंगे और आपकी भी बात सुनेंगे, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे उसकी एग्जामिनेशन करेंगे, उसका पेरूजल करेंगे। पेरूजल करने के बाद वो दो ही काम कर सकते हैं, या बंदे को कहेंगे मैं तुम्हारी बेल ले लेता हूँ, क्या कहेंगे, बेल ले लेता हूँ, या दूसरा कहेंगे मैं तुम्हें रिमांड पे जो FBI वाले तुम्हें लेके आए इनके साथ वापस भेज देता हूँ, या तुम्हारे घर वाले लेने आए मैं उनके साथ तुम्हें जमानत पे भेज देता हूँ। अगर तो वो जमानत पे भेजेंगे तो बॉन्ड साइन करवाएंगे। अब बॉन्ड जो साइन होगा वो सिक्योरिटी के साथ भी हो सकता है और विदाउट सिक्योरिटी भी हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने बेल दे दी। अगर बेल नहीं दी तो फिर क्या हुआ, इसका मतलब है बेल नहीं दी, उन्होंने रिमांड पे दे दिया। तो रिमांड पे उसने किनको दिया, जो कि ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू वहां पे प्रोड्यूस करने गया था। अभी रिमांड पे दे दिया तो मैक्सिमम रिमांड कितना मिल सकता है, कितने दिनों का मिल सकता है, 14 दिन का। तो मैक्सिमम रिमांड जो जज साहब दे सकते हैं वो एक दफा में 14 दिन, या जितने भी दफा वो रिमांड देंगे, जितने भी चक्कर लगवाएंगे, सारे चक्कर इकट्ठे करके 14 दिन से ऊपर नहीं होगा। अच्छा, 14 दिन के एक और बात, जब इसने गिरफ्तार किया था ना ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू ने, जब गिरफ्तार किया था तो गिरफ्तार करने के बाद चार्ज भी कोई लगाना होता है कि नहीं, कोई दफात भी लगानी होती है कि नहीं, कि क्या क्या इस पर हमें शक और शुबहात थे, इस पर क्या इल्जामात हैं, वो क्या है, चार्ज। तो उसने
24 आवर्स के अंदर अंदर चार्ज भी फ्रेम करना होता है। क्या करना होता है? चार्ज फ्रेम करना होता है ऑफिसर इनलेट रेवेन्यू में। और चार्ज फ्रेम करके जो भी जब कार्रवाई की, अरेस्ट हुआ, तो उस वक्त जो जो कुछ हुआ, जो लोग अवेलेबल थे, उन सब की शहादत भी वहाँ पे ले लेनी है, उनके नाम भी लिख लेने हैं। और जिसको गिरफ्तार करके लेके आ रहे हैं उसका नाम एक रजिस्टर्ड के अंदर लिखना है, एक रजिस्टर के अंदर लिखना है। और उस रजिस्टर का नाम क्या है? रजिस्टर ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक हो गया, रजिस्टर ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन। अच्छा, जब ये उस बंदे से रिमांड पे लेकर इंक्वायरी कर रहे होंगे, तो जो बंदा ऑफिसर इन रेवेन्यू जो इंक्वायरी कर रहा है उसके पास पावर किसके बराबर है? वो किसके तरह इंक्वायरी कर रहा होता है? इंचार्ज पुलिस स्टेशन की तरह, इंचार्ज पुलिस स्टेशन। जिस तरह इंचार्ज पुलिस स्टेशन है उसी तरह ये इंक्वायरी कर रहा होता है। इंक्वायरी करने के बाद ये क्या करता है? ये एक रिपोर्ट बनाता है, रिपोर्ट बनाकर अपने कमिश्नर को भी देता है, रिपोर्ट बनाकर ये जो स्पेशल जज साहब है उनको भी देता है, और एक फुल रिपोर्ट देता है उस बंदे को जिसका ये इमीडिएट सबॉर्डिनेट होता है। ठीक है, तो 3 तरह की ये रिपोर्ट दे रहा होता है। एक कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को रिपोर्ट दे रहा होता है, एक स्पेशल जज को दे रहा होता है, और एक फुल रिपोर्ट दे रहा होता है जिस बंदे का ये इमीडिएट सबॉर्डिनेट होता है। उस रिपोर्ट को फिर पेश किया जाता है स्पेशल जज साहब के पास। स्पेशल जज साहब उसको सुनते हैं, अगर बंदा गिल्टी होता है तो उसको उस लिहाज से पनिश कर देते हैं, और बंदा अगर साफ होता है तो बंदे को छुट्टी दे देते हैं। इसमें हम और भी जो मोटे मोटे पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसमें ज़्यादा मैंने बता दिए। अगर देखो एक बंदा जो है वो अगर अपना कन्फेस करना चाहता है, अगर बंदा इतराफ़ जुर्म करना चाहता है, तो फिर वो उसका इतराफ़ जुर्म कौन रिकॉर्ड करेगा? किसके सामने अगर वो इतराफ़ जुर्म करेगा तो वो माना जाएगा कि ठीक है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1 इतराफ़ जुर्म, जिसे कन्फेशन कहते हैं, कन्फेस करता है बंदा। आप मार मार के उसे कन्फेस करवा दोगे, लेकिन उस कन्फेशन की कोई भी लीगल स्टैंडिंग नहीं होगी जब तक अगर वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1 के सामने ना कर दे। उसके सामने जाके वो कह दे कि यस, आई एम गिल्टी ऑफ दिस ऑफेंस अंडर फेडरल एक्साइज एक्ट, तो फिर उस कन्फेशन को कन्फेशन माना जाएगा। फिर अगर बंदा कहता है कि ठीक है, मेरी गलतियां हैं, मैंने एक्साइज एक्ट के मुताबिक ड्यूटी को चोरी किया है, आप मेरे ऑफेंस को कंपाउंड कर दें। क्या कर दें? कंपाउंड कर दें। कंपाउंड मीन सेटल कर ले। मैं सेटलमेंट पे आता हूँ। सेटलमेंट पे कौन आता है? जो कहता है ठीक है, दे दिला के मेरी जान छोड़े। ठीक है, तो अगर ये वो दे दिला के जान छुड़वाने पे आ गया है तो एफबीआर उसकी बात मान लेगा, क्योंकि एफबीआर को क्या चाहिए? जो उसने पैसा चोरी किया है वो चाहिए। साथ में पैसा चोरी करके वो इस्तेमाल करता रहा तो कौम का पैसा इस्तेमाल करता रहा, तो एफबीआर को फर्दर चाहिए डिफॉल्ट सरचार्ज। तो एफबीआर एक्चुअल जो चोरी हुआ पैसा है एक्साइज ड्यूटी वाला वो ले लेगा, साथ में डिफॉल्ट सरचार्ज ले लेगा, और साथ में क्या ले लेगा? पेनल्टी ले लेगा। अगर ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो एफबीआर ने उसे हैंग थोड़ी करना है, तारिक साहब। तो ये है बात। तो तारिक साहब अपने स्लीपिंग मोड में चले गए हैं, तो इसलिए हमने कहा तारिक साहब को याद कर लिया जाए। हाँ 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 हाँ। तो
तार साहब अल्लाह ही खैर करे, जिसको आप जाके पढ़ाते हैं ना। अच्छा, तो आप सोए तो रहते हैं। अच्छा, चलिए चलिए जबरदस्त। एक तो बात हमारी यहाँ पे ये बन गई कि अगर कंपाउंड भी करवाना चाहते हैं तो कंपाउंड हो जाएगा, वो आगे जो चोरी वाली ड्यूटी है वो जमा करवाए, साथ में डिफॉल्ट सरचार्ज जमा करवाए, साथ में जो पेनल्टी बनती है वो जमा करवाए। ठीक है, तो ये सारा अरेस्ट वरेस्ट जो किया गया था वो किस लिए किया गया था कि आपने चोरी किया हुआ है, वो मान गया, उसने कहा ठीक है मुझसे ले लो, तो ये चीजें लेके उसको छोड़ दिया जाएगा। हाँ 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 हाँ, हाँ लेके जाएंगे। अगर स्पेशल जज के पास है तो स्पेशल जज के सामने पेश किया जाएगा कि जनाब ये इस तरह कर रहे हैं, अगर आप इजाज़त देते तो हम ऐसा कर लें, तो उनसे भी इजाज़त ली जाएगी, क्योंकि वो उधर प्रोसीडिंग के ट्रायल का वेट कर रहे हो, इधर आपने सेटलमेंट की हो हाँ हाँ हाँ, तो कंपाउंड हो गया है सेटलमेंट की। तो स्पेशल जज साहब को बताया जाएगा कि सर जो हम कह रहे थे देखिए सच साबित हो गया, हमने कहा ना तुमने इतना पैसा चोरी किया, उसने कहा हाँ जी मैंने किया होगा, तो वो हमें पैसा भी दे रहा है, साथ में हमें वो डिफॉल्ट चार्ज भी दे रहा है, साथ में हमें पेनल्टी भी दे रहा है, तो सर ये सब हम ले रहे हैं और कौमी खजाने में जमा कर रहे हैं, तो इसलिए आपकी नॉलेज में लाकर हम इसे छोड़ रहे हैं। ये आजकल मुझे लग रहा है कि तकरीर आने वाली है। ठीक है, तारिक साहब ऐसे आगे चले, अभी नहीं अभी नहीं। हाँ, तो ये कंपाउंड जो कर रहा होगा ना, अब पेपर में आ सकता है कि कंपाउंड करने का इख्तियार किसके पास है, तो ये कमिश्नर इनर रेवेन्यू जो सेटलमेंट पे जाएगा, बड़ा बंदा ही जाएगा ना, हम छोटा बंदा नहीं जा सकता। कमिश्नर साहब के ऑफिस में वो बंदा आएगा, वहाँ पे बैठकर ऑफिसर भी बैठा होगा, और अगर इजाज़त मिली तो इंस्पेक्टर भी बैठ जाएगा जो गिरफ्तार करने में एक्टिव था, बैठेगा ना जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो यार इस पूरे में काफ़ी ज़्यादा बन सकते हैं कि जो अरेस्ट करने वाला है वो ये है, इसको ऑथराइज करने वाला कौन है, वो बोर्ड है, वो परमिशन लेगा या नहीं लेगा, लेगा किससे लेगा, CIR से लेगा, जब उसने गिरफ्तार कर लिया तो चार्ज को फ्रेम करेगा, कितनी देर में करेगा, 24 आवर में करेगा, रजिस्टर के अंदर तमाम डिटेल लिखेगा कि किसको उठा के लाए हैं। ठीक है, फिर वो जब उठा के ले आएंगे तो इंटीमेशन भी करनी होती है, फौरन जल्दी से जल्दी आपने स्पेशल जज को बताना है कि ये बंदा उठा लिया गया है। ठीक है, स्पेशल जज फिर उसको प्रोड्यूस भी किया जाएगा 24 आवर्स के अंदर अंदर स्पेशल जज साहब के पास। स्पेशल जज साहब रीचेबल नहीं है तो मजिस्ट्रेट के पास ले जाओ, तो मजिस्ट्रेट आगे बता 24 आवर्स के अंदर अंदर लेके जाना है इसको भी। 24 आवर कैसे कैलकुलेट होंगे, जो ट्रांसपोर्टेशन का टाइम है, जो ट्रैवलिंग का टाइम है, उसको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, जब ये बंदा जो उठा के लाया ऑफिसर इन रेवेन्यू, जब वो इंक्वायरी कर रहा होगा तो पावर उसकी कौन सी होगी, इंचार्ज पुलिस स्टेशन वाली होगी। जिस तरह इंचार्ज पुलिस स्टेशन रिपोर्ट बनाता है उसी तरह ये रिपोर्ट बनाएगा, और रिपोर्ट फिर CIR को और स्पेशल जज को देगा, और फुल रिपोर्ट जिसका वो इमीडिएट सबॉर्डिनेट है उसको देगा। अगर जो बंदा है वो कंपाउंड करने पे आ जाता है तो कमिश्नर साहब कंपाउंड करेंगे, कंपाउंड करते हुए ड्यूटी भी लेंगे, डिफॉल्ट चार्ज भी लेंगे और पेनल्टी भी लेंगे, और स्पेशल जज के नॉलेज में ये बात लाई जाएगी। अच्छा, अब जी 23 इसको मैं ख़त्म करता हूँ, 23 पे हम लोग आ जाते हैं। इस सेक्शन को ना तसल्ला के साथ पढ़िएगा, इस सेक्शन में क्वेश्चन जरूर आएंगे, चाहे वो, क्योंकि ये देखो अरेस्ट इसमें भी हो रहा है और अरेस्ट सेल टैक्स में भी हो रहा है और सेम तरीका कार है, तो अगर आप ये कर लेते हैं तो सेल टैक्स का भी आपका काफी सिमिलर ठीक हो गया, जनाब मान लेंगे आप। तो आप दोनों में से एक को सही तरीके से याद कर लेना। अभी जो स्टूडेंट्स हैं ना बैच 3 वाले, वो ये समझें कि कमिश्नर अपील भी वैसे ही काम कर रहा है, अरेस्ट भी वैसे ही हो रही है, स्पेशल जज भी वैसे ही आ रहा है जैसे फेडरल एक्साइज में है, सेम टू सेम सेल टैक्स में है। सही, आल्दो हम आपको सेल टैक्स भी करवाएंगे अगर, या हम उसका कम्बिनेशन रिकॉर्डेड और
क्लास दोनों लेके चलेंगे, आप देखेंगे कि ये जब वो वाले या रिकॉर्डेड लेक्चर सुनेंगे या क्लास में, तो ये सेम, एग्जैक्टली सेम, जीरो डिफरेंस के साथ होगी ये सारी चीज़ें। जो बैच 1 वाले हैं वो यही कह रहे हैं कि सर ये तो सेम ही है जैसे सेल टैक्स में था, और कल आप भी कहेंगे सर ये बिल्कुल सेम है। तो इन सेक्शंस को आप ध्यान के साथ आप खुद सेल्फ स्टडी अभी करें क्लास के बाद, और कोशिश किया करें कि क्लास अगर 9:30 पे एंड होगी है, आप 10 10:30 बजे फ्री होने के बाद 1.5 से 2 घंटे 3 घंटे लगा लिया करें, इससे आपको काफ़ी इफाका होगा। ऐसे ना तारिक साहब, क्योंकि जो आप ताज़ा ताज़ा होता है वो रिटेन ज़्यादा रहता है। हाँ तारिक साहब हमारे बड़े हैं, कुछ भी कह सकते हैं। नहीं जरूरी नहीं है, आप थोड़ी देर 2-3 घंटे की नींद पूरी करें, फ्रेश हो, उसके बाद पढ़ के दो पढ़ें। तीन घंटे पढ़ने का क्या है? नहीं आप ना पढ़ें 2-3 घंटे, अगर जो आप थके तारिक हैं साहब तो- आप ड्यूटी करके हैं, वो फ्रेश है, अच्छा बस ठीक है। स्टूडेंट फ्रेश है, आप अपने आप के साथ मुकाबला ना करें उनका। मैं उनका इसलिए कह रहा हूँ कुछ ड्यूटी भी करते हैं। जो ड्यूटी करते हैं वो तारिक साहब की बात मान लें हाँ। कि वो थके हुए सर हैं, बात नहीं। ठीक है, लेकिन जो फ्रेश हैं, जो हाँ, वो पढ़ेगा आगे। जो- क्योंकि हम तो सारा दिन होता है फ्रेश होने के लिए। हाँ जी, तो वो सलाह के साथ जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी रिवाइज करें। ठीक हो गया, आगे जी नेक्स्ट बोलो यार। Power to summon person. हाँ जी, Power to summon person to give evidence and produce documents in inquiry. Summon to give evidence and produce document in inquiry. अब बात पता है क्या होने लगी है, कि पावर दी जा रही है कि आप समन करें, बंदों को बुलाएं, ठीक है, क्या क्योंकि उनसे आप एविडेंस लेना चाह रहे हैं, आप समझते हैं कि इस मैटर से रिलेटेड उनके पास सबूत मौजूद है, तो आप उनको बुला सकते हैं, ठीक है, वो इस सेक्शन में बुलाएंगे हम, सही कि, और उनके पास अगर कुछ डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट भी या प्रोड्यूस करें, वो डिनाई नहीं कर सकते। होता यह है कि इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी के दौरान अजरान साहब, इंस्पेक्टर साहब को डाउट लगता है कि मिस्टर ए के पास कुछ इससे, इस इंक्वायरी से रिलेटेड उसके पास इंफॉर्मेशन है। लाइक यार देखो, सिंपली ये होता है कि आप इंक्वायरी कर रहे होते हैं, तो आप समझते हैं कि मिस्टर ए के बारे में मालूमात जो है वो बैंक के पास है, ठीक है, तो आप बैंक से मंगवा नहीं लेते, वो आपको प्रोवाइड डॉक्यूमेंट नहीं करता, प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट करता है ना। इसी तरह आप समझते हैं कि कोई थर्ड पार्टी है, उसके पास मिस्टर अदनान साहब के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो आप उससे मांग सकते हैं, वो डिनाई नहीं कर सकता। तो ये वो सेक्शन इम्पावर कर रहा है। इनकम टैक्स में तारिक साहब कौन सा करते हैं, सबको पता है, 176 का नोटिस जाता है, बैंक को भी जाता है, 176 का नोटिस बहुत बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आ रहा होता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। लिख लो इसे कि नोटिस टू टेक ऑब्लिगेट ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, सारे इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट सारा कुछ इसी के अंदर 176 के अंदर जा रहा होता है। ये इनकम टैक्स की बात कर रहा था। अब वापस आ जाते हैं फेडरल एक्साइज में। तो यहाँ पे पावर दी जा रही है कि आप बंदे को बुला लो, समन कर लो बंदे को, ठीक है, क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं उससे एविडेंस ले लूँ या मैं कुछ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवा दूँ, कि यहाँ रखो वो डॉक्यूमेंट जिसके बिना पर मैं फिलहाल बंदे को साबित कर दूँ कि उसने एक्साइज ड्यूटी की चोरी की है, या एक्साइज ड्यूटी उसने जमा नहीं करवाई, जमा करवाई है कि कम करवाई है, ये आप करना चाह रहे हैं। अब कौन करेगा, डेफिनेटली सबको पता है कि ये कोई अफसर ही होगा एफडीआर का, ठीक है, जिसको एम्पावर किया है, ये वाली पावर जिसको एम्पावर किया है बोर्ड ने, ठीक है, डेफिनेटली एम्पावर बोर्ड करता है, फिर वो तो कमिश्नर को किया होता है, कमिश्नर आगे डेलीगेट कर जाता है, ठीक है। तो जिसको बोर्ड ने एम्पावर किया है वो समन इशू करेगा, ठीक है, समन इशू होंगे तो वो उस बंदे को मजबूर करेंगे ये समन्स के आकर गवाही दो। अब अगला बंदा कहता है मैंने नहीं आना, तो ये सेक्शन कहता है कि वो ना नहीं कर सकता, उसे आना पड़ेगा, सही। और अगर वो खुद नहीं आना चाहता तो उसे अपने एआर को बुलाना भेजना पड़ेगा, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, या वो सेल्फ आए,
अगर सेल्फ नहीं आ सकता तो उसका एजेंट आ जाए, उसका अथराइज रिप्रेजेंटेटिव आ जाए, तो समझ लिया जाएगा कि हो गई, अब काम पूरा हो गया, कि वो खुद ही आ गया और आके वो शहादत दे और डॉक्यूमेंट्स दे। सही। अच्छा, उसने कुछ लोगों को माफ़ किया है कि कुछ लोगों को मैं माफ़ कर देता हूँ कि ये लोग ना आए। तो उसने कहा है कि जो 132 और 133 ये सेक्शन है, सेक्शन 132 और सेक्शन 133 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का साल कौन सा है? 1908। तो वो कहता है, जो कानून बनाने वाला है वो कहता है कि कुछ लोग हैं जिनको इम्यूनिटी हासिल होती है, जिनको एक्सेम्पशन हासिल होती है। जैसे हम कमाई करते हैं ना, तो इनकम टैक्स में भी कुछ इनकम्स को एक्सेम्पशन हासिल है, उन पर टैक्स नहीं लगता। वो इनकम कहाँ से स्टार्ट होती है? सेक्शन किस सेक्शन से वो वाली इनकम स्टार्ट होती हैं जिसपे इनकम टैक्स नहीं लगता? क्या सेक्शन है? हाँ, सेक्शन 41 से शुरू होती हैं और कितने सेक्शन तक जाती हैं? 55। हाँ। तो ये वो माफ वाली इनकम है, एग्जेम्प्ट वाली इनकम है, जिन पे टैक्स नहीं लगता। इसी तरह आपने समन तो भेजा, लेकिन समन किसी ऐसे बंदे पे चला गया जिसको सेक्शन 132 और 133 में और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में एग्जेम्पशन हासिल है, तो ये बंदा कहेगा कि मैं नहीं आता क्योंकि मैं एग्जेम्प्ट हूँ। ठीक होगी बात? ठीक है। तो कहता है ये समन वाली जो प्रोसीडिंग्स होंगी ना, ये वाली जो आप कर रहे हो, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होगी। कौन सी होंगी? जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होंगी। और ये प्रोसीडिंग जो है पाकिस्तान पीनल कोड पीपीसी जिसे कहा जाता है 1860 है जी। ठीक है, उसके मुताबिक होगी। तो बात इसमें क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो यही है कि समन करने की पावर दी गई है क्योंकि आप एविडेंस देना चाहते हैं या डॉक्यूमेंट तक पहुंच चाहते हैं। ठीक है। ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू जो समन करेगा, जिसको कोर्ट ने पावर किया होगा, जिस बंदे को बुलाएगा वो ये खुद आ सकता है या अपने ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट के थ्रू आ सकता है। कुछ कहेंगे हम नहीं आते, वो कौन कहेंगे? जो एग्जाम्प्ट है। और जो एग्जाम्प्ट है वो किस कहाँ से जाके देखा जाएगा? जो 132 और 133 जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में, वो उसके थ्रू एग्जाम्प्ट है। जब ये पावर और ये वाली प्रोसीडिंग्स हो रही होंगी तो ये वाली जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होगी पाकिस्तान पीनल कोड 1860 के हिसाब से। ये हो गया। आगे चलते हैं। तारिक साहब को गपशप सुना दे, बच्चे जो है ना वो थक गए हैं, क्योंकि जब इनको एक पूरा घंटा या पढ़ते हुए या 40 मिनट या 50 मिनट्स होते हैं तो इनके चेहरे उतर जाते सर मैं फ्रेश हो गया। हैं। मैंने अपनी क्योंकि कोटा पूरा कर कोटा पूरा कर लिया तारिक साहब ने। जब ये स्टूडेंट्स एक लिमिट गुजरती है ना 40 मिनट्स की, 50 मिनट्स की, 60, तो ये फिर ना सही बात भी हो रही हो ना तो ये गिर जाती है। तो देखिए मैंने वो बात जो की थी ना कि आप जाके 2-3 घंटे रेस्ट करके पढ़ें, तो वो मैंने नहीं की। हाँ, तारिक साहब की हर बात के पीछे कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक होता है। फ्रेश होके पढ़ेंगे ज्यादा अच्छा पढ़ेंगे। हिकमत और एक्सपीरियंस। हाँ हिकमत और एक्सपीरियंस। हाँ, हिकमत तो माशाल्लाह जो है तारिक साहब 2 घंटे में खाएगा वो। बात पक्की यार है। भैया आपने सर, खुद मेरे साथ 2 दिन ऐसे हो रहा है कि मैं कोशिश करता हूँ मिसेस को कह के सोता हूँ कि यार उठा देना मुझे, वो कहते कुछ हैं भाई मजे को कहती नमाज अजान होते हैं वो आते हैं। लेकिन वो सबसे अच्छा टाइम है पढ़ने के लिए। अगर आप उसको नमाज के बाद पढ़ना बैठे ना, मेरी एक बात याद सबसे रखिएगा अच्छा कि आप जो काम कहते हैं ना मैं थोड़ी देर बाद कर लूंगा, वो काम कभी नहीं होगा। नहीं होता सर काम वही है जो आपने अभी कर लिया। ऐसे। और मेरी ये नोट कर लें कि अगला जो अब क्या है डेट है? 27 है। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुन लो, ये 27 है, इसमें 20 दिन ऐड कर लो। 17। ठीक है, 17। ये 17 तारीख को बड़े पक्के तरीके से आपने बांध लो साथ। ठीक है, ये 17 तारीख को आप समझ लो कि जितनी बार अगर 4 दफा भी रिवीजन करनी है तो 17 से पहले पहले कर लेनी है। मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ कि आपके पास अब टाइम कोई नहीं है।
आपके पास कोई टाइम नहीं है। आप अगर सोते हो पहले 6 आवर्स या 7 घंटे, तो प्लीज 2 घंटे कम कर लो, अभी 2 आवर्स रिड्यूस कर दो। कुछ नहीं होगा अगर 5 आवर्स सो लोगे ना 1 महीना, या सिर्फ ये वाले 20 दिन जो मैं कह रहा हूँ, आपके पास प्लान के लिए 20 दिन है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सही। इसके अलावा आपके पास और कोई टाइम नहीं है अभी। अगर आप सोच रहे हैं ना कि जनवरी दिसंबर, तो ये ज़हन से निकाल दो। कहते हैं वार फुटिंग्स पे काम होना चाहिए, अभी होता है ना, जी सर, जंगी बुनियादों पे। ऑल आउट जाना। ठीक है, तो ये वो जंगी बुनियादें स्टार्ट हो चुकी हैं। खंदक खोद दें, क्योंकि अब जंग जो है वो आपके ऊपर, आपके सर पे आ गई है। ठीक है, दुश्मन पहुंच चुका है। तो ये वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यू हैव ओनली दिस। और ये कोई मजाक समझता है, नॉन सीरियस समझता है, तो वो समझ ले। ठीक है, आपके पास इसके अलावा टाइम नहीं है। तो आप देख लो कि मैंने 3 दिन में ये पढ़ना है, 3 दिन में ये पढ़ना है, 3 दिन में ये पढ़ना है, 3 दिन में ये पढ़ना है। बैच 1 स्पेशली फॉर यू, कि आज हम बैच 1 हम सेक्शन 24 पे जा चुके हैं। इसके अगले वाले सेक्शन इतने छोटे छोटे हैं कि आपको पता नहीं चलेगा कि ये फेडरल एक्साइज खत्म हो चुका है। और उसके बाद क्या है, 10 पेजेस FBR के फंक्शंस के। ठीक है, और उसके बाद क्या है, फिस्कल पॉलिसी का एक लेक्चर। ठीक है, तो आपकी कोई चीज रह नहीं गई। जो एक आध वो 6 सेक्शन है वो आपको मिल जाएंगे। तो अभी भी आपने अगर ये वाला प्लान नहीं किया, अपना प्लान खुद चार्ट आउट करो, समझा? कि ये अभी प्लान बना लो, एमफिल को थोड़ा सा पीछे छोड़ो ये 20 दिन के लिए। ठीक है, वो साथ साथ हो जाएगा। तो 20 दिन के लिए पूरा फोकस्ड हो जाओ कि खाना भी खाना है तो फौरन जाना है, खाना खा के वापस। चाय पीने नहीं जाना साथ, चाय अगर पीनी है तो साथ में वो किसी शॉपर वगैरह में या उधर से ही पैक करवा के ऊपर रबड़ चढ़वाओ और ले आओ। ये वो दिन आ गए आप लोगों के। ठीक है जी, अभी बेगम को कहना ना पड़े, आप खुद ही जाते रहे। क्योंकि जब नहीं अलार्म लग गया तो आप सो गए, अलार्म बंद करके फिर आप सो जाओगे, नहीं उठा जाएगा, नहीं उठा जाएगा जी, ये हो ही नहीं सकता। आदतें खराब हो चुकी। हाँ, आदतें खराब हो चुकी। आते ठीक कर लो ये 20 दिन। सर खुद जाएं किचन के अंदर, खुद अपनी एक चाय कप बनाएं, चाय बनाए, कड़वी चाय उसके पिए, बाद डबल टी बैग वाली पिए। या फीकी चाय पिए। नहीं सर, मीठी वाली चाय। उससे ये होगा कि आपकी नींद उड़ जाएगी। मेरा एक टीचर हुआ, कड़वी चाय पिए, 2 टी बैग डालें। तो और भी अच्छी है। आप इंस्पेक्टर चले बने, अल्हम्दुलिल्लाह नशेई जरूर बन जाएंगे। तारिक साहब की बात मान के ना। मैं पुलिस की गोली डाल। चलो, ये समन हो गया जी। जी सर। अब आगे ही देखो कितना छोटा सा सेक्शन है। सेक्शन 24 बोलो यार जल्दी से। ऑफिसर रिक्वायर्ड टू असिस्ट ऑफिसर्स ऑफ इंडियन रेवेन्यू। क्या? ऑफिसर ऑफिसर रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड टू असिस्ट टू असिस्ट ऑफिसर्स ऑफ ऑफिसर्स ऑफ इंडियन रेवेन्यू। IR। ये पता कहना क्या चाह रहा है कि जितने भी दूसरे अफसरान हैं जो मुख्तलिफ और अदारों के हैं, उनको चाहिए कि वो इनलैंड रेवेन्यू के ऑफिसर की मदद करें, क्योंकि ये एक्साइज ड्यूटी को पकड़ने जा रहा है। तो पकड़ने जा रहा है तो रास्ते में जो भी आ रहा है, चाहे वो सेल टैक्स का ऑफिसर आ रहा है, वो इनकम टैक्स का ऑफिसर आ रहा है, वो कस्टम का ऑफिसर आ रहा है, वो जिला इंतजामिया का ऑफिसर आ रहा है, वो सिविल आर्म फोर्सेस का ऑफिसर आ रहा है, जिसकी उसे मदद चाहिए वो उसको मदद करे। ये पूरा इसके बारे में कि सिविल आर्म फोर्सेस, सेल टैक्स डिपार्टमेंट वाले, इनकम टैक्स वाले, डिस्ट्रिक्ट टैक्स अफसर और सरकारी अफसर जिनकी उसे मदद जरूरत है वो मदद करेंगे। लाइक वो किसी की एक्साइजेबल गुड्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, ये अपनी टीम के साथ जा रहे हैं, लेकिन पता है वो तगड़े बंदे हैं, तो ये वहां पे जरूर पुलिस को रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे साथ गाड़ी लेके चलो, तो वो आगे से इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि सेक्शन 24 कह रहा है कि जनाब तुम सरकारी ऑफिसर हो तो तुम मुझे इनलैंड रेवेन्यू के ऑफिसर की तुम असिस्टेंस करोगे, मदद करोगे, ताकि जो एक्साइज ड्यूटी की चोरी हो रही है हम उसको पकड़ सकें। ये है वो सेक्शन।
अच्छा, अभी आप सर्च कर सकते हो। ये देखो कितना बड़ा सेक्शन है जी। बोले जी 25 को। ये देखिए ये कितना बड़ा था असिस्टेंस का। ये यही था, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसके अंदर। मैं कह रहा था ना कि बड़ी जल्दी जल्दी आप आगे निकलते जाएंगे, तो यही है कि आप निकलते जाएंगे आगे। आप यहाँ पे कुछ Searches and arrests. एक मिनट ठहरिए। वो हमारी बात आगे पहुंचाएं कि वो लेक्चर में लास्ट पर इसके एक्टिविटी के वो लोग कर रहे हैं, आप जितने भी रिकॉर्डिंग लेक्चर है वो दे दें, तो लगे हुए आपस में बात कर रहा हूँ। नहीं, आप उनको कहें जी डियर स्टूडेंट्स, जो बैच 3 है ना, ये इसके लिए ये जो भी कहेगा, बैच 1 की बात नहीं मैं कर रहा, बैच 3 जो कहेगा उसको वो मिलेगा। बैच 3 के स्टूडेंट जो कहेंगे उनके लिए हम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वो आए ही तब है जब वार पुटिंग थी। लेकिन थोड़ा सा लाइक आपको देखो, वैसे फेडरल एक्साइज का आपका वैसे बनता नहीं है कहना, क्योंकि फेडरल एक्साइज को हम साथ साथ आपको चला रहे हैं। आपका बनता है कि सर सेल टैक्स को जल्दी अपलोड करें, इनकम टैक्स को जो रहते हैं वो अपलोड करें। एक्साइज वाला तो आपका दूसरों के साथ रिदम में चल रहा है, तो एक्साइज वाली तो आपकी डिमांड नहीं बनती, क्योंकि कह रहे पहला लेक्चर जो हुआ था डेफिनेशन वाला और वो वाला सैटरडे को अच्छा सैटरडे वाला ठीक है। देखिए ये जो बैच 3 का स्टूडेंट होगा उसके साथ मैं कमिटमेंट कर, बैच 3 के स्टूडेंट के साथ कमिटमेंट है। पहले वाले मतलब नहीं सर, पहले वाले देखो, पहले वालों को हमने इतने प्यार से पढ़ाया है ना कि इनको तो हम सारा सारा दिन एक एक सेक्शन ही पढ़ते हुए गुजार देते थे। ठीक है सर, इनको तो 2 महीने से ऊपर टाइम हो गया है। सेक्शन तो बड़े बड़े थे। तो देखिए अभी सेक्शन 3 वालों से प्यार तो करने देना, क्योंकि उनका जो है कि उनका जो टाइम है उनको लेक्चर 1 का वो कह रहे हैं। बैच वन का नहीं हुआ था लेक्चर। हाँ, तो बैच 1 और बैच 3 के कुछ स्टूडेंट हैं जिनका नहीं हो सका, तो हम ये कर देंगे। लेकिन ये सैटरडे संडे तक हमें टाइम दें, सही, हम अपलोड कर देंगे। और बाकी भी और भी कुछ करेंगे ताकि आप लोगों की तैयारी जल्दी से हो सके। लेकिन बात को याद रखें कि यू हैव 20 days टू मेक द प्रिपरेशन। ठीक है यार, आगे चला जाए, लेकिन आपकी तैयारी 20 दिन में मुकम्मल होनी चाहिए। उससे एक्स्ट्रा कर लेना, कुछ ये कर लिए तो और एक्स्ट्रा करें। हाँ, कि 20 दिन में जो सिलेबस है वो कवर होना चाहिए आप पे। प्रैक्टिस करें। ठीक है, और बैच 1 को मैं इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि इनके कम से कम जो है ना वो 5 पेपर हों, क्योंकि बहुत पढ़ लिया आपने जो पढ़ना था, अभी पेपर दो आप लोग। ठीक है, आप पेपर के लिए मुझे टाइम दो ताकि मैं आपके पेपर बनाऊं। ठीक है जी। अच्छा यार बोलो यार, तो बैच 3 वाले प्लीज एक तो यार ना वो मैसेज जो है ना वो चैट के अंदर वो काम करे। 25 searches and arrests how to be made. Searches हाँ, and तो ये अभी सेक्शन 25 25 searches and arrests how to be made. कैसे करनी है। Criminal proceeding. ठीक है, आपने अरेस्ट कैसे करनी है, तो इसका सिर्फ इसमें पूरे में से एक ही क्वेश्चन बनता है, टोटली 1 क्वेश्चन बनता है, इसमें और कोई नहीं है। जो कि पहले हम प्रोसेसिंग करवा चुके हैं। ये वही है कि क्रिमिनल, ये देखो पूरा कोड शोड ना याद करो, 2 वर्ड है, एक में क्रिमिनल है, 2 तरह के ना, देखो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CCP कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स 1898 और दूसरा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। अब क्या है इसमें, बाकी ये तो चलो साल एक डिफरेंट कर लो और साथ में क्रिमिनल याद करो और सिविल याद करो। ये कोड और प्रोसीजर ये आप जब लंबा याद करते हो कंफ्यूज करते हैं आपको। आप सिर्फ क्रिमिनल 1898, सिविल 1908, ठीक है। यार ये आप लॉ के स्टूडेंट हो, जो स्टूडेंट इकोनॉमिक्स का है, जो स्टूडेंट किसी और बैकग्राउंड से है, आप लॉ वालों को ये बड़ा इजी लग रहा होगा कि यार आपने तो पढ़ा है, पेपर दिए हैं इसके,
पूरा पूरा सब्जेक्ट है आपका, ये 100 नंबर का आपने ये पढ़ा है, पड़ेगा। ठीक है। तो जो दूसरे हैं जो अदर देन इकोनॉमिक्स है, बीबीए है, उसको ये पता ही नहीं चल रहा कि अभी ये वाला कौन सा है और ये वाला कौन सा है। तो उसके लिए क्या है, टाइम के मुताबिक वो इसको क्रिमिनल 1898, सिविल 1908, बाकी कोड और प्रोसीजर दोनों के शुरू में और एंड में लगा दें, तो उसके लिए याद करने में आसानी हो जाए, बस उसका ऑब्जेक्टिव है पेपर पास कर ले। सही, उसको ना इसको सारे को सारा पढ़ना है ना इसको सारे को, वो सिर्फ ऐसा पॉइंट उठाए जिसकी वजह से वो मेमोराइज कर सके, दैट्स इट। तो आपका ये पक्का है, मुझे पता है क्योंकि आपका लॉ का बैकग्राउंड है। अच्छा, तो जो ये हो रहा होगा ना सर्च और अरेस्ट, ये आपको पहले से पता है कहाँ से हो रहा होगा, क्रिमिनल 1898 यूज हो रहा होगा, ठीक हो गया। तो इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं, कहता है सर्च और अरेस्ट जब कैरीड आउट की जाएगी, जब वो अमल में लाई जाएगी, तो किसको इस्तेमाल किया जाएगा, क्रिमिनल 1898। 26 power to seize. हाँ, अब ये बात है, अब ये बात है कि यहाँ पे दो चीजें, दो वर्ड यूज होंगे, जब होंगे तो फिर बात होती है। 26 बताए जी। Power to seize. पावर टू Seize. कह रहा है किसके पास ताकत है कि सीज कर सके, ठीक है, आपसे पकड़ के रख ले गए, मैंने नहीं लेके जाने देना, ठीक है, सीज कर लिया, शिकंजा टाइट कर दिया आपने उसके, जो भी चीज थी। चीज क्या थी, चीज या तो सिगरेट होंगे या बेवरेजेस होंगे, जिनके ऊपर या तो उनको अनलॉफुली मैन्युफैक्चर किया गया होगा, प्रोड्यूस किया होगा, या फिर उस पर ड्यूटी जो है वो पे नहीं की गई होगी, ऐसे ही है जी, ठीक है। तो उसको सीज कर लिया जाएगा। तो सिर्फ उसको नहीं सीज किया जाएगा जिस कन्वेंस के ऊपर उसको लोड किया होगा, साथ में कन्वेंस को भी सीज कर दिया जाएगा। एक इधर खड़ी करो और चलो, ठीक है, इधर खड़ी करो गाड़ी, सिगरेट भी इधर ही रहने दो, बेवरेजेस भी इधर रहने दो और जाओ, ठीक है। अच्छा, तो वो कहता है कि नहीं इस तरह करें, आपकी मामला ये है कि आपकी तो सिगरेट की ड्यूटी है ना, और बेवरेजेस पे मैंने एक्साइज ड्यूटी चोरी की है, इन पे अनलॉफुल है ना, तो आप इस तरह करो, ये उतारो नीचे, मुझे गाड़ी लेके जाने दो। आप कहोगे नहीं। 26 मुझे कहता है कि गाड़ी समेत, तो गाड़ी भी इधर ही खड़ी करो, गाड़ी बना दे। नहीं, गाड़ी में होता है। तारक साहब, आज हम आपके लिए सही तो आपके ये हम ना वो वो वाली गाड़ी बनाई जो इंग्लिश मूवीज वाली है, इसके अंदर वो दूसरे वाले बेवरेजेस इसके पीछे रखे जाते हैं, ठीक है, ज्यादा महंगे बोतलें भी बना रहे हैं, इसका ब्रांड कौन सा, ब्रांड कौन सा। चलो, तो ये गाड़ी तारिक साहब भी आ जाए अंदर, पूरे इंजन बैक ठीक है। चलो जी, तो ये गाड़ी लेके जा रहे हैं, इसके अंदर ये सिगरेट पकड़ने वाला है। लो जी, ये पकड़ने वाले यार, पकड़ने वाले से हो ठीक हो गया जी। चलो, यहाँ तक ही हमको रख लेते हैं। तो जनाब, ये पकड़ने वाले हैं, ये गाड़ी है और इसके अंदर ये बोतलें या सिगरेट की इन्होंने रखे हुए हैं, ठीक है जी। तो जब पकड़ने वाला पकड़ेगा तो सिर्फ ये नहीं कहेगा कि सिगरेट उतारो नीचे, मैं जा रहा हूँ गाड़ी भगा के, नहीं, आप गाड़ी भी छोड़ेंगे, सिगरेट भी छोड़ेंगे और जाएंगे, सही। तो ये सेक्शन 26 में कहा जा रहा है। इसमें कोई भी चीज आ जाती है, अगर कानूनी तौर पे कोई भी चीज लेके आ रहे हैं ड्यूटी के लिए, हाँ, जिसके ऊपर सभी ड्यूटी आ जाती है। इसलिए तो इतने बड़े 18 खड़े होते टायर टूर भी आ जाते हैं उसमें, दीगर चीजें भी आ जाती हैं। इन्होंने तो सिर्फ अच्छा, ये ये यहाँ 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 पे एक चीज, ये मैं क्लियर करता हूँ, यहाँ पे ये सिगरेट जो है ना, काउंटरफिटेड, जाली, पाकिस्तान में देखो गोल्ड लीफ कितनी तरह की चल रही है, ठीक है। वो कह रहा है एक तो ये काउंटरफिटेड है, बेवरेजेस जाली, बोतलें को कितनी तरह की चल रही है,
स्प्राइट कितनी तरह की चल रही है, हालांकि जितनी जाली चल रही है उतनी एक्चुअल नहीं चल रही हो। ये लोगों की फेवरेट है रोस्टिंग। हाँ, तो ये पता नहीं कैसे कैसे बन रही है, फूड वाले ढूंढ भी लेते हैं समटाइम्स। तो ये बात हो रही है कि काउंटर फीटेड है और उनके अनलॉफुल है, और साथ में उनके ऊपर, इन दोनों के ऊपर सिगरेट है और बेवरेजेस, इन्हीं दोनों का नाम लिखा हुआ है तारिक साहब। तो उनकी बात ठीक है। सर आगे भी तो लिखा हुआ है। हाँ अदर ड्यूरेबल गुड्स भी तो लिखा हुआ है। हाँ, तो गुड्स में सभी आए थे। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो वो इस गाड़ी पे आ रही हैं, सही। यहाँ पे तारिक साहब इंस्पेक्टर हैं या क्या है, जो भी है, ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू है। तो ठीक है, ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू इनको रोकेंगे। साथ में इसके अंदर अगर फिक्सर्स भी हैं, फिटिंग्स भी हैं। आप देखिए जब बड़े बड़े ट्राले जा रहे होते हैं जिनके ऊपर बेकरी के आइटम्स हो या इस तरह की चीजें हो, तो उन्होंने अंदर वो फट्टे से लगाए होते हैं, सारी चीजें होती हैं ना। तो ये कहीं पे लड़ाई हुई होगी कि आप गाड़ी चले रख लिए, फिटिंग्स भी उतार लेने दें हमें। उसने कहा कुछ भी नहीं देंगे, फिक्सर्स भी ले रख लेंगे, फिटिंग्स भी रख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 3 चीजें हो गई, सिगरेट, बेवरेजेस और अदर ड्यूटीएबल। चले, ये हो गया जी। इसमें पावर टू सीज क्या होगी, सिगरेट होगी, बेवरेजेस होंगे और अदर ड्यूटीएबल होंगे, और ये काउंटरफीटेड सिगरेट्स वगैरह, और कोई भी ऐसी चीज जिसके ऊपर ड्यूटी चोरी हो रही है, सही, पकड़ा जाएगा। कन्वेंस के साथ पकड़ा जाएगा, फिक्सर्स और फिटिंग्स वगैरह को भी साथ में रख लिया जाएगा। अच्छा, आगे क्या होने लगे हैं जी, आगे क्या हो रहा है, कन्फिस्केशन क्या होगा। हाँ, वो कन्फेस था, अभी कन्फिस्केट होने लगा है, जब्त करनी हक सरकार, ठीक है। अब क्या होने लगा है, सेक्शन 27 होने लगा है, ये है कन्फिस्केशन। confiscation, section 27, confiscation of what? Confiscation of goods. Gold subject to federal excise duty. Subject to फेडरल एक्साइज ड्यूटी। इसमें अब ना वो 2 चीजों को अलग-अलग करने लगे, ठीक है। एक वो कह रहा है वही सिगरेट और आपके बेवरेजेस किस वजह से सीज किए गए हैं, क्योंकि वो काउंटरफीटेड थे, वो जाली थे, ठीक है। उस पे क्या होगा, फौरन क्या किया जाएगा, उनको कन्फिस्केट कर दिया जाएगा। मैं दोबारा कहता हूं इसको कि सिगरेट और बेवरेजेस सीज किए गए हैं। वजूहात क्या थी कि वो जाली थे, काउंटरफीट थे, सीज किए गए हैं क्योंकि जाली थे, काउंटरफीट थे, इस वजह से उनको सीज कर दिया गया, उनको पकड़ लिया गया। तो फिर क्या किया जाएगा, उनको क्या किया जाएगा, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। अब दूसरी बात, फिर वो कहता है कि कुछ ड्यूटी। अच्छा, मैं आपको यहाँ को बता दूं कि सीज और कन्फिस्केशन में क्या फर्क है। सीज और कन्फिस्केशन में क्या फर्क है। सीज होता है कि आपने वो चीजें लेके जा रहे थे, आपने रोक लिया, लेकिन कन्फिस्केशन हो रही होती है यूजुअली आमतौर पर कि इसके ऊपर कानूनी तौर पर फैसला आ चुका है कि अब हमने कन्फिस्केट कर लिया, इसको जब्त कर लिया। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि आप
ए हो गए, एडजुडिकेशन हो चुकी है। यूजुअली आमतौर पे क्या हो चुका होता है, एडजुडिकेशन हो चुकी होती है। ठीक है, फिर वो सेकंड में ये तो एक तो सिगरेट और बेवरेजेस को काउंटरफीट होने की वजह से पकड़ा गया। फिर वो कहते हैं कि कुछ ड्यूटीएबल गुड्स थी उनको सीज किया गया। वजह क्या थी, टैक्स की एवेजन हो रही थी। टैक्स क्या हो रहा था, एक्साइज ड्यूटी जो हो रही थी उसकी चोरी हो रही थी, है ड्यूटीएबल गुड्स, लेकिन वो ड्यूटीएबल गुड्स का काम कर रहा था बगैर ड्यूटी पे किए हुए। कौन, मालिक। और उसको फिर हम कहते हैं कि जब हम इनको सीज करते हैं ड्यूटीएबल गुड्स को, फिर हम ऑप्शन देते हैं। क्या देते हैं, ऑप्शन, कि मोहतरम मालिक ड्यूटीएबल गुड्स के आप इस तरह करो, ड्यूटी पे कर दो, साथ में जो फाइन्स है वो पे कर दो और अपनी चीज़ें ले जाओ। ठीक है, अगर तो वो ऑप्शन ले लेता है ठीक, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, फिर डायरेक्ट कन्फिस्केट हो जाएगा। और फिर वो आप कन्फिस्केट करके क्या करके कर लेते हैं, डेफिनेटली नीलामी करनी होती है ना। फिर उसकी आपने गोदामों में हमेशा के लिए तो नहीं रख देनी होती। जब आपने ड्यूटीएबल गुड्स को सीज किया, उसके ट्रक को रोक लिया, कन्वेंस को, आपने उसे ऑप्शन दिया कि यार ड्यूटीएबल गुड्स हैं, तुम एवेजन कर रहे थे, तुम इस तरह करो कि ऑप्शन लो कि आप पे करो, इससे रिलेटेड जो भी ड्यूटीज़ बनती हैं, साथ में जुर्माना पे करो और अपनी चीज़ें ले जाओ। वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज ही नहीं करता। जब वो एक्सरसाइज नहीं करेगा तो फिर उसको क्या, उसको है वो ठीक है, काउंटरफीट वाली नहीं है, जाली वाली नहीं है, ठीक है, तो फिर उसको नीलामी ही की जाएगी ना, तो नीलामी कर दी जाएगी। और नीलामी करते हुए जो बाकी एडजस्टमेंट्स हैं वो नहीं दी जाएंगी किसी किस्म की। नीलामी से अगर एक्स्ट्रा पैसे आते हैं तो फिर इन दैट सेंस वो मौजें करेंगे फिर। काउंटरफीट की सिर्फ जाया की जाएगी। हाँ, जाली को तो फिर ज़ाया किया जाएगा। थर्ड वन पीटीए वाला, हाँ तो फिर, हाँ थर्ड वन पीटीए वाला, कौन से वाला, ये वो साइजल वाला, एक्साइजेबल गुड्स वाला यही है ना, एक्साइजेबल गुड्स हैं, एक्साइजेबल, और वो काबिल इस्तेमाल है। एवेजन हो रही है, चोरी हो रही है एक्साइज की, जब पकड़ी गई तो जो ओनर है, ओनर को ऑप्शन दिया जाएगा, मोहतरम यू हैव द ऑप्शन, एक्साइज पे करो जो एवेजन कर रहे थे, और साथ में फाइन वगैरह पे करो और अपना माल लेके जाओ। वो कहते हैं कि मैंने लेके नहीं जाना, तो आप फिर क्या करोगे, एक रीजनेबल टाइम के बाद उसका एक्शन कर दोगे, उसकी नीलामी कर दोगे। फिर ये कहता है कि तीसरे पॉइंट पे एक सब सेक्शन में कहता है कि सिगरेट और अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, वो जब आप लोगों ने खोल के देखा और किसी से पूछा तो उन्होंने कहा यार ये इंसानों के लिए मुज़र है, इंसानों के लिए, सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो फिर क्या होगा कि फिर जो कमिश्नर है उनकी इजाज़त के साथ आप उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। सिगरेट और अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, अब आप क्या करेंगे कि आप किसी से ओपिनियन ले लेंगे कि यार ये वाली चीज़ पकड़ी है, इसके बारे में बताएं, तो वो कहेंगे कि ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है ह्यूमन बीइंग के, तो फिर आप कमिश्नर साहब के नॉलेज में लाएंगे, फिर उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और जो डिस्ट्रक्शन हो रही है वो सेक्शन 19 जो है फेडरल एक्साइज का, उसमें जाके हो रही होती है, उसके अंदर प्रोसीजर लिखी हुई है। हाँ, अब आगे आगे इससे भी इसमें भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और आप आगे आप रिलीज करने जा रहे हैं, थोड़ी सी गपशप करें ताकि आप फिर पढ़ने के मूड में आ जाए। तारिक साहब हम आपको इनवाइट करते हैं दोबारा। तारिक साहब इनवाइट तो नहीं करते ना, कोई और बंदा करे यार, कोई और गपशप कर ले, आप बताओ यार कुछ। जिससे क्या ताकि ये ना फ्रेश हो जाए और फिर सीखने सिखाने के अमल। क्या नाम है उसका, वो दादी को सिट स्टैंड कर दिया, हाँ? सिट स्टैंड कर दिया। हाँ, थोड़े से सिट स्टैंड, हाँ? 4 दिन के लिए रेंजर बुला लिए पंजाब पंजाब ने क्या किया, में, 60 डेज के लिए रेंजर्स ने बुला लिए। रेंजेस में बुला लिए। हाँ जी। हाँ जी, यार ये काम खराब होने जा रहा है। हाँ जी।
वो काफी 4 कह रहे हैं पुलिस वाले का। अच्छा। कई सब हालात जो है ना यार यानी आप चाहते हैं कि छुट्टी हो जाए क्लास? क्लास की इंशाल्लाह अब छुट्टी नहीं होगी क्योंकि वही है 20 डेज टारगेट ना। वो जो बॉडी ये फ्राइडे हो गया। चलो जी आ जाओ, टाइम काफी हो गया, हम रिलैक्स हो गए तो वापस ये शुरू कर दे। नहीं अभी अभी क्योंकि इतना टाइम ही होता है, ताकि ये इसलिए है कि थोड़ी सी ब्रेक जरूरी है ताकि आप लोग और मैं अटेंटिव हो जाए दोबारा से। चलो अब आपने पहले सीज किया, पकड़ा हुआ था, अच्छा आपने पढ़ा हुआ था, पकड़ा हुआ था, तो अब उसको रिलीज करो। सेक्शन 28, सेक्शन 28 जिसको आपने पकड़ा हुआ है उसको आपने छोड़ना है, ठीक है? तो आप क्या उसे छोड़ सकते हैं या डेफिनेटली छोड़ सकते हैं, ठीक है? पावर टू रिलीज, जो भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो जो आपने कन्वेंस को सीज किया हुआ है आप उसे रिलीज कर सकते हैं। रिलीज करते हुए आप क्या करोगे, आप गारंटी लोगे। गारंटी किससे लोगे? शेड्यूल बैंक से लोगे। पाकिस्तान में ही जो कमर्शियल बैंक हैं अकॉर्डिंग टू बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 ये क्या है, शेड्यूल्ड बैंक है, उनसे आप गारंटी लोगे। गारंटी कितने अरसे की लोगे? 1 साल की लोगे। ये सारा कुछ करने के बाद आपने जिसको पकड़ा हुआ है, जिस कन्वेंस को आप कहोगे जाओ जी चले जाओ। लेकिन अगर यही मामला स्पेशल जज के नॉलेज में भी है और उसके पास भी चीज़ें पड़ी हुई हैं तो आप उनकी इंफॉर्मेशन में ला के उनसे परमिशन लेके फिर आप छोड़ोगे। उनको बताओगे कि सर गारंटी ले ली है, शेड्यूल बैंक से ली है, 1 साल की गारंटी ली है, हम छोड़ रहे हैं। तो वो कहेगा ठीक है छोड़ दो, मेरी भी जान छूट जाएगी। सही हो गया। अगर वो परमिशन नहीं देते तो फिर आप क्या करोगे? आप नहीं छोड़ोगे, ठीक है? और इस मामले में ये बात याद रखनी चाहिए कि एडजुडिकेशन हो रही है, अभी उस पर मामला चल रहे हैं, केस चल रहा है, ये पेंडिंग है, तो उसके दौरान जो माल पड़ा हुआ है वो गल सड़ ना जाए, खराब ना हो जाए, तो इसलिए आप कह रहे हो ठीक है आप हमें गारंटी दो कि अगर तुम पे एक्साइज ड्यूटी लग गई तो कौन देगा? शेड्यूल बैंक से गारंटी ले आओ, 1 साल की गारंटी ले आओ। हम स्पेशल जज के पास अगर मामला पड़ा हुआ है तो हम उसको बता देते हैं, वो हमें इजाज़त देते हैं, तो अपनी कन्वेंस को यहाँ से लो और चले जाओ। पॉइंट हो गया क्लियर? चलो आगे आ गई वही जो आप सबके जो बनना चाह रहे हो, अथॉरिटी। क्या बनना चाह रहे हो आप? अथॉरिटी। और अथॉरिटीज को फेडरल एक्साइज एक्ट में कहाँ पे डिस्कस किया गया है, और इसको सेल टैक्स में कहाँ पे डिस्कस किया गया है, और इसको इनकम टैक्स में कहाँ पे डिस्कस किया गया है? इनकम टैक्स में अथॉरिटीज को कहाँ डिस्कस किया? नवाज साहब, इनकम टैक्स में अथॉरिटीज को किस सेक्शन में डिस्कस किया गया है? 207, सेल टैक्स में 30 और फेडरल एक्साइज एक्ट में 29। अभी आ गया 29, अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटीज। तो डियर स्टूडेंट्स, अथॉरिटीज कौन कौन सी हैं? जी टाइम तो भी 1.5 घंटा भी नहीं हुआ। हाँ अभी तो टाइम 1 घंटा 20 मिनट हो गए हमें स्टडी करते हुए, ऐसे ही है ना? जी सर। ये बैच 1 वालों की आदतें बड़ी खराब है, चले सब सुबह पढ़ लेंगे, अब वो टाइम रहा नहीं सुबह पढ़ने वाला। अब जो आप पढ़ लिया वही मैसेज कर रहे हैं नवाज साहब और तारिक साहब दिखाएं। नवाज साहब, तारिक साहब आप आए सर, 1 मिनट उतनी देर में लड़के जो है ना आज हमारी रिक्वेस्ट, दो बंदे साथ आ जाए ना तारिक साहब के। नवाज साहब आप तो आए सर मुझे नहीं कह रहे चलो आगे, चलो स्टाफ वापस आते हैं। देखिए जी ये इंशाल्लाह ये भी अथॉरिटी होंगे, नवाज साहब भी
29 में जाके। लेकिन अगर ये 20 दिन लगा लेंगे ना फिर अथॉरिटी होंगे। अगर 20 दिन ये समझ लेंगे कि यार these 20 days are going to determine my fate, मेरी तकदीर को लिखने जा रही हैं 20 दिन, तो फिर तो he will be an authority। और प्लीज नोट दैट इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये शुरुआत है, इससे आप आगे निकलेंगे। कोई कुछ स्टाफ लगा जाएंगे, कुछ और आगे जाएंगे और एवेन्यूज को तलाश करेंगे, तो रुकना नहीं है। लेकिन ये है कि ये स्टेप एक बड़ा स्टेप होगा उन लोगों के लिए जो अनएम्प्लॉयड हैं, उनके लिए बड़ा स्टेप होगा। जो मीडियम एम्प्लॉयड हैं उनके लिए और बेहतर स्टेप होगा। सही है, और सोशल रिस्पेक्ट और चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, ये वो अथॉरिटीज़ हैं। अथॉरिटीज़ कौन कौन सी होती है, ये सबको पढ़ा के ताकि चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, एडिशनल कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, सुप्रीडेंट साहब, इनलैंड रेवेन्यू ऑडिट ऑफिसर, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू एंड सो ऑन। ये सारी आप इसमें देख लीजिएगा, ये वो सारी की सारी अथॉरिटीज़ हैं। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इन दो अथॉरिटीज़ को अपॉइंट कौन करता है। ये अपॉइंटमेंट तो बोर्ड ही कर रहा है। अच्छा, ये सबऑर्डिनेट किसकी है? सब ऑर्डिनेट एक इसको जवाबदेह होती हैं। ये वाले दो जो है ना, अपील वाला कमिश्नर और चीफ कमिश्नर, ये बोर्ड को जवाबदेह हैं। ये वाले सारे जो है ना, आप कह सकते हैं ये चीफ कमिश्नर को जवाबदेह हैं। इसके थ्रू बल्कि सर अपील का तो कोई जवाब दे नहीं होता है। नहीं, वो बोर्ड को जवाबदेह होता है। वो अच्छा, बोर्ड, वो 80 का ट्रिब्यूनल का नहीं जवाब देता। हाँ, वो नहीं वो है। दूसरा- लेकिन कमिश्नर अपील जो है ये सबऑर्डिनेट होता है बोर्ड के। ठीक। तो ये सारे के सारे अंडर आते हैं, ये सारे के सारे चीफ कमिश्नर के, लेकिन थ्रू कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। ये सारे ये रिपोर्ट करते हैं कमिश्नर को, कमिश्नर रिपोर्ट कर देता है चीफ को, तो ये सारे के सारे फिर वो चले गए चीफ कमिश्नर साहब के पास। तो ये सबऑर्डिनेट किस किस के हैं, ये आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। सही, और अथॉरिटियों को एक दफ़ा रटा लगा लीजिएगा। एक क्वेश्चन मस्ट है। हाँ, और फिर ये अथॉरिटीज के साथ साथ आपको पता होगा डायरेक्टरेट्स भी होती हैं। जी नवाज साहब, होती हैं डायरेक्टरेट्स, मैसेज चैट्स आ रही हैं। सर वो एक काम का वो कह रहा है कि आईडी ना वो इसका कह रहा है कि मेरी इस आईडी के ऊपर ना वो क्लास ले रहा है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अगर प्लीज देखें, वी आर अवेलेबल फॉर यू। लेकिन अगर आपने किसी के साथ अपनी आईडी शेयर की और या आपने लिंक शेयर किया, तो फिर प्लीज़ हमारी तरफ से ये एक्सपेक्टेशन ना रखिएगा। हम आपका नुकसान तो कुछ नहीं कर सकते और ना हमारे पास टाइम है करने का। एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं कि आप हमारी तरफ से डिसअलाउ हो जाएंगे। सही, और अब एट द नेक ऑफ द टाइम हम आपको रीएडमिट नहीं करेंगे। ये और प्लीज़ अगर कोई मिसयूज़ कर रहा है तो हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो मिसयूज़ छोड़ दें, क्योंकि इसका आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको सूनर और लेटर इसका नुकसान ज़रूर होगा। अगर कोई बड़ा नीडी है उसे कहें मैं डायरेक्ट मुझसे बात कर लें। कोई बड़ा नीडी है, आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं, उसे कहें डायरेक्टली मेरे साथ बात करें, हम उसकी हेल्प कर देंगे, आपको गुनाह भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन प्लीज और किसी वे से ना करें। तारिक साहब का हम आपको दीदार करवाएंगे, लेकिन हम पिक्टोरियल दीदार करवा देंगे, तस्वीरी दीदार को वैसे मान नहीं रहे। अच्छा, तो प्लीज ये मेरी हम्बल सबमिशन है। उन्हें कहीं क्लास में आ जाए, इंतजार तो मर्जी करें। अच्छा देखो, लेकिन लगा देते हैं। अच्छा चलो, ये अथॉरिटीज हैं यार, अथॉरिटीज को आप लोगों ने देखना है। और फिर मैंने कहा जो डायरेक्टरेट होती हैं, लाइक डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन, जिसे हम I&I कहते हैं, इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन। इसमें वो कह रहा है कि एक डीजी होता है, डायरेक्टर जनरल एक ही होता है, उसके अंदर जितने भी डायरेक्टरों की ज़रूरत होती है उतने डायरेक्टर होते हैं, और दूसरे
एडिशनल डायरेक्टर और फिर डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर की जितनी जितनी मकदार चाहिए होती है वो उसके अंदर होती है। इसी तरह डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनल ऑडिट भी होती है, इसी तरह डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग भी है। दुआ करो कि आप डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग में आओ और आके ट्रेनिंग करो। इसमें ये होता है कि एक ऑफिसर जैसे कमिश्नर साहब हैं, उनको ताकतें मिली होती हैं, पावर जिसे कहा जाता है। कमिश्नर साहब है, CIR, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, वो अपनी पावर्स को क्या करते हैं, डेलीगेट करते हैं, दूसरों को दे देते हैं, अपने जूनियर अफसरान को कि तुम मेरे वाले काम करो। अभी जूनियर अफसर है डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, उसको अथॉरिटीज मिल गई हैं, पावर्स मिल गई हैं, तो वो फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकता कमिश्नर साहब वाली जो है अथॉरिटीज को। ये याद रखिएगा कि जिस ऑफिसर को ऑलरेडी डेलीगेटेड पावर्स मिली हुई हैं वो फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकता। ये पॉइंट जो है वो चेक कर सकता है कि एक ऑफिसर है जिसको डेलीगेटेड पावर्स मिली हुई है, कैन दैट ऑफिसर फर्दर डेलीगेट? तो फर्दर डेलीगेशन नहीं है। अच्छा, सेक्शन 30 सब ऑर्डिनेट। अरे सबॉर्डिनेट तो आपको पता है कि ये मेरा सबॉर्डिनेट है, मेरा जूनियर है। अगर आप अपने सीनियर को बताना चाहें कि ये मेरा कौन है तो फिर वर्ड क्या होगा? एक इंग्लिश का वर्ड है, आप कहते हैं ये मिस्टर जाहिद इज माय सबॉर्डिनेट, कि वो मुझे आगे रिपोर्ट करता है, मेरा सबॉर्डिनेट है। अगर मैं कहूँ कि जो मिस्टर जाहिद है मैं उसको रिपोर्ट करता हूँ, मैं उसका सबॉर्डिनेट हूँ, तो इसके लिए क्या वर्ड होगा? सुपॉर्डिनेट। ठीक है, तो मेरे सबॉर्डिनेट है, सुपॉर्डिनेट। ठीक है, कि ही इज माय सुपॉर्डिनेट। तो अगला बंदा ये समझेगा ये वो इतना बड़ा आदमी इसका सबॉर्डिनेट है उसको सुप का थोड़ा पता होगा। अच्छा जी, कि मैं कमिश्नर साहब का सबॉर्डिनेट हूँ, मैं कमिश्नर साहब का सुपॉर्डिनेट। नहीं, आपने पैसे बना दिया है कि सूप भी कई जगह पे आ सकता है, तो आपने सूप से ये बात है। तारिक साहब खुली जुली बात करते हैं। अच्छा, वो कहते हैं यूज ऑफ पावर, ये कहना चाह रहा है कि देखो आपको कुछ पावर्स मिली कि आप असेसमेंट कर सकते हैं, आप नोटिस दे सकते हैं, आप समझ कर सकते हैं। कोई आपका सबॉर्डिनेट है उसके भी पास कुछ पावर्स हैं, तो जो आप अपनी कि जो आपकी अपनी पावर्स हैं वो तो ठीक है, लेकिन आप अपने जूनियर्स की पावर्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फेडरल एक्साइज एक्ट कह रहा है कि आप अपनी पावर्स जो आपको दी गई हैं आप वो भी कर सकते हैं, और साथ साथ आप अपने जो सबऑर्डिनेट है, सब ऑर्डिनेट है, उसकी पावर्स को भी आप कर सकते हैं इस्तेमाल। ये कैमरे नीचे खड़ा हुआ है, मुझे रास्ता नहीं मिला। रास्ता दिखाने वाले आप ही हैं। बोलने करना ये ले लो चाबी ले लो। हमारे साथ ये नीचे खड़ा हुआ है। ये ना एसी तुमने मुझे सामने एसी के खड़ा किया हुआ है। अरे इसको लाल कर दो। इसका हाँ करो यार, इलाज बंद करो इस एसी। कोयटा वाले कह रहे होंगे मड़ा इतनी सर्दी में भी एसी चलाया हुआ है। ये कोयटा के हमारे बहुत से स्टूडेंट हैं, कोयटा की काफ़ी है, लाड़काना की काफ़ी है, मोहसिन एरियाज के काफ़ी, लाहौर और ये तो गुजरावाला, इस्लामाबाद, सरगोदा, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, तो ये हो गया, वो आ रहे हैं हमारे मेहमान, तो आगे चलते हैं।
आज ले आओ यार। अच्छा यार बताओ, 32 को हम लिखते हैं। 31 है ही नहीं जी, 31 omitted है। सर ये जो ओमिट हुए हैं इनका भी क्वेश्चन आ सकता है। नहीं नहीं ओमिट का नहीं आएगा जी, प्लीज बैठे जी, जगह दें जी। आपको टाइम का नहीं आइडिया था? मैं ऑफिस से लेता हूँ। अच्छा आप कह रहे, आपकी बात हुई थी? जी हाँ, सुबह में। अच्छा चलो कोई नहीं, वेलकम इंशाल्लाह। आप जैसे कहेंगे हम वैसे कर लें, ठीक है जी। अच्छा तो इस वक्त हम फेडरल एक्साइज एक्ट को, हमजा क्या कह रहे हैं, इमरान जल्दी साहब कुछ कह रहे हैं। ये बैच 2 वाले और बैच 1 वालों के लिए ऑप्शन क्लोज है। जो बैच 3 है ऑप्शन उनके, और बैच 3 वालों को मैं बताऊं, आपने बैच 1 वालों के साथ मिलना नहीं है। उनको जो भी है वो सेपरेट लोग हैं, वो दुनिया ही और है। ठीक है जी। अच्छा फेडरल एक्साइज एक्ट को जनाब हम पढ़ रहे हैं, उसका इस वक्त सेक्शन 32 करने लगे हैं। ठीक है जी। तो सेक्शन 32 टाइटल जी अनाउंस करें जी। Option to pay, ऑप्शन fine टू फाइन in lieu इन ल्यू of ऑफ confiscation of कन्फिस्केशन of हाँ conveyance. कन्वे। यहाँ पे ये कह रहे हैं जी कि हम आपके लिए थोड़ा सा इसको डिटेल में ले आते हैं कि आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप चूज करना चाहें तो आपके पास ऑप्शन है। क्या क्या फाइन दे दें, आपकी चीजें जब्त नहीं की जाएंगी। चीजें क्या, कन्वेंस। कन्वेंस में उसने कहा है कि कन्वेंस ऐसी चीज होती है जिसपे आप ट्रांसपोर्ट करते हैं गुड्स को या पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो आपकी कन्वेंस पे एक्साइजेबल गुड्स को लोड किया गया था, वो आप लेके जा रहे थे, तो आपको पकड़ लिया गया और आपकी कन्फिस्केशन होने लगी है, वो जब्त होने लगी है भारत सरकार। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, जो ऑफिसर एडजुडिकेट कर रहा है, जो ऑर्डर दे रहा है, वो आपको एक ऑप्शन देता है कि आप फाइन पे करो, आप फाइन पे करो, ड्यूटियां पे करो। ठीक है, हम कन्फिस्केशन नहीं करते। ये सेक्शन ये कह रहा है, सेक्शन 32 कह रहा है कि आपको आपकी कन्वेंस को विद लोडेड सामान हम आपको कन्फिस्केट कर रहे हैं, लेकिन हम कन्फिस्केट करने से पहले आपको ऑप्शन देते हैं कि पे करो फाइन और गाड़ी ले जाओ, क्योंकि हमने रख के क्या करनी है, बाद में भी तो हमने एक्शन करनी है ना। तो एक्शन जब आपसे जब्त करेंगे, उसके बाद बोली लगाएंगे, नीलामी करेंगे, नीलामी करके जो है पैसा रिकवर करके खजाने में जमा करवाएंगे, तो बेहतर नहीं है कि तुम ही दे दो और अपना सामान ले जाओ। ये था जी ऑल अबाउट। अभी इसके बाद जी सबसे ये आप लोगों को तो बिल्कुल भी आता है जी, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स, बताएं नहीं आता? सेक्शन 33, सेक्शन 33 Appeals to Commissioner. अपील आप कर रहे हैं कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स। डियर स्टूडेंट, अगेन इसको बता देते हैं होता क्या। होता ये है कि जैसे उसने जब्त किया चीज़ों को, एक्साइज वाली जो है, तो आप एग्रीव्ड हो गए, आप नाराज हो गए कि यार मैं नहीं मानता, मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है मेरे साथ। आप अपील फाइल करना चाहते हो। अपील क्या होती है? यही है कि आप उसके अगेंस्ट जाना चाह रहे हो, एक दरख्वास्त देना चाह रहे हो, एक प्रेयर करना चाह रहे हो कि मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो तुम नेक्स्ट अथॉरिटी हो, नया नेक्स्ट प्लेटफॉर्म हो, मेरी मदद करो, अकॉर्डिंग टू लॉ मेरे साथ सलूक करवा दो। तो आप कमिश्नर अपील के पास जाते हैं, CIR अपील के पास। आप कहते हैं मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, तो मेरे साथ इंसाफ दिलाया जाए। तो आप कितने दिनों के अंदर जा सकते हो? आपको ऑफिसर ने ऑर्डर देके आप पे एक्साइज ड्यूटी लागू कर दी, लगा दी, इम्पोज कर दी कि ये जमा करवाओ। ठीक है, आप कहते हो मेरी बनती नहीं इतनी, या मेरे सिरे से बनती नहीं है,
तो फिर आप इसके पास जा सकते हो। आप इसके पास जाओगे, जिस दिन इसने आपको ऑर्डर दिया उसके ठीक 30 दिन के अंदर आप चले जाओगे इनके पास। ठीक है, आप इनके पास जाओगे और एक दरखास्त लिखोगे जो कि प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के ऊपर होगी। प्रिस्क्राइब्ड मैनर में होगी। साथ में फी पे करोगे। अपील फाइल करने की फी होती है, ठीक है, साथ में फी पे करोगे और जो टाइम दिया गया है उस टाइम के अंदर अंदर करोगे। यही 30 दिन। ये जब आप सारा कुछ कर लोगे तो फिर ये आपकी फी एक्सेप्ट कर लेगा। और हाँ, तो ये प्रिस्क्राइब फॉर्म, प्रिस्क्राइब मैनर और साथ में आप ग्राउंड्स बताओगे कि ये वो वजूहात हैं जिनकी बिना पे मैं समझता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। सही, वो आप उसको लिख के बताओगे उन्हें इसके अंदर, ग्राउंड्स ऑफ अपील्स। अब क्वेश्चन आएगा कि आप अपील फाइल करना चाह रहे हो। फीसें भी दो तरह की होंगी। एक फी होगी असेसमेंट ऑर्डर के लिए, असेसमेंट ऑर्डर के लिए, और एक फी होगी अदर। अब देखो, असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ आप अपील करना चाह रहे हो तो फिर अपील कर कौन रहा है? अगर तो कोई कंपनी अपील कर रही है तो वो अपील करते हुए 5,000 रुपया, ऐसे ही है। असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ देखो, पर्सन कई तरह के होते हैं। पर्सन में कंपनी भी एक पर्सन होती है ना, तो कंपनी को अगर एक्साइज ड्यूटी लग गई है और वो थ्रू असेसमेंट ऑर्डर लगी है तो वो कंपनी जा सकती है जी अपील में। जब अपील में जाएगी तो फी पे करेगी। फी कितनी पे करेगी? 5,000। अच्छा, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो कंपनी ना हो बल्कि कोई और हो। मुमकिन है जी ऐसा? ऐसा है। तो अगर अदर देन कंपनी होगा तो फी सिर्फ 2,500 कराएगा, 2,500 जमा करवाएगा। ये तो असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ अगर अपील जा रही है। अगर अदर मैटर में जाएंगे तो कंपनी भी जा सकती है और दूसरे लोग भी जा सकते हैं। और अगर कंपनी जा रही है तो कंपनी अगेन 5,000 ही करवाएगी। लेकिन अगर अदर जाएंगे, कंपनी के अलावा अगर कोई अपील में जाएगा तो वो सिर्फ 1,000 रुपया करवाएगा। तो इसमें फिर क्या हो गया? इसमें ये हो गया कि एक तो ये हो गया क्वेश्चन, 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करोगे, फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड होगा, मैनर प्रिस्क्राइब्ड होगा, फी जमा करवाओगे, जो टाइम ऊपर दिया गया उसके अंदर हो गया, ग्राउंड्स साथ अटैच करोगे। असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ जा रहे हो तो कंपनी जा रही है तो 5,000, और अदर देन कंपनी जा रहे हैं तो 2,500। और फिर अगर असेसमेंट ऑर्डर के अलावा किसी चीज के खिलाफ जा रहे हो, ठीक है, तो वो कंपनी जा रही है तो 5,000, और अदर देन कंपनी जा रही है तो वो 1,000। सर असेसमेंट ऑर्डर क्या है सर? मैं सवाल करने का राइट? हाँ नहीं, आई राइट हम लोगों ने ना महफूज किया हुआ। हाँ नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम। असेसमेंट ऑर्डर बेटा यही होता है ना कि लाइक देखो, हम इसको थोड़ा सा पीछे चले जाए। होता ये है कि आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो, आप फेडरल एक्साइज में रजिस्टर्ड हो। रजिस्टर्ड होने की वजह से आप माहाना रिटर्न जमा करवाते हो। आप 15 तारीख को रिटर्न जमा करवाते हो। 15 को रिटर्न जमा करवाई, FBR के पास गई। FBR ने कहा यार इसका तो कारोबार बहुत ज्यादा है, ये तो पैसे तो थोड़े से जमा करवा रहा है, इसका रिकॉर्ड मंगवाओ। रिकॉर्ड मंगवा के उन्होंने ऑडिट कर लिया। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, और भी मुख्तलिफ तरीके हैं। ऑडिट कर लिया। ऑडिट करने के बाद पता चला कि यार ये जो रिटर्न जमा करवाता है इसके साथ सिर्फ 1 लाख रुपए जमा करवा रहा है। हालांकि ऑडिट के नतीजे में पता चला कि इसका तो इस महीने का 10 लाख बनता है। ठीक है, जब 10 लाख बनता है तो इन्होंने इसको शोकाज नोटिस किया और बताया कि तुम्हारा 10 लाख बनता है, तुमने तो सिर्फ 1 लाख जमा करवाया है। अगर तुम समझते हो कि 10 लाख नहीं बनता तो इसके लिए अपनी एक्सप्लेनेशन जमा करवा दो। वो एक्सप्लेनेशन जमा करवाता है। आप एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई नहीं होते, आप असेसमेंट ऑर्डर पास कर देते हो। असेसमेंट ऑर्डर में से क्या कहते हो कि जनाब आपने 9 लाख रुपए कम जमा करवाया। वो कहता है कि नहीं मैं मुतमईन नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ।
वो चला जाता है कमिश्नर अपील के पास, तो फिर ये सारा प्रोसेस शुरू तो होता है। अदर्स में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? अदर में बहुत सारे हो सकते हैं कि अदर में ये हो जाता है कि बोर्ड के पास पावर है कि वो किसी मैटर में लाइक वो कहता है जी कि तुम रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो बनना चाहते हो, तुम्हें होना चाहिए कि तुम एक्साइजेबल गुड्स में डील कर रहे हो। असेसमेंट ऑर्डर तो नहीं हुआ, वो इसके खिलाफ जो है ना वो कोई ऑर्डर पास कर रहा है कि तुम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में आ जाओ, तो वो इसके खिलाफ चला जाता है कि नहीं सॉरी मुझे रजिस्ट्रेशन बनती नहीं है। ठीक है, और मैटर्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू और बोर्ड के पास है कि ये जो इसने असेसमेंट की हुई है इसको वो अमेंड कर देते हैं। पावर है कि नहीं है बोर्ड और कमिश्नर के पास कि ऑफिसर के पे दिए हुए ऑर्डर के को असेसमेंट को वो फर्दर अमेंड कर देते हैं, तो ये उसके खिलाफ जा सकता है, तो वो असेसमेंट ऑर्डर नहीं। ठीक है जी, और वैसे हम जो है ना एंड में क्वेश्चन की इजाज़त देते हैं। अच्छा, तो अब हम आगे चलते हैं कि ये अपील होगी, इसमें क्वेश्चन नोट कर लो, मैं आपको और बता देता हूँ इसमें कौन कौन से हो सकते हैं। अच्छा, फिर जब ये चली गई फाइल होगी तो क्या इसका डिस्पोजल भी करना है या नहीं करना? करना है जी, बिल्कुल डिस्पोजल करना है। डिस्पोजल क्या है कि कमिश्नर इंलैंड रेवेन्यू ने अपना फैसला देना है या नहीं देना? देना है। कमिश्नर इंलैंड रेवेन्यू कितने दिनों में फैसला देगा बताओ? 120। वेरी गुड जी, किसने बताया? आप कोयटा से पोस्ट ले जाओगे। अच्छा, तो ये फैसला जो कमिश्नर इंलैंड रेवेन्यू अपील सुनाएगा वो 120 दिन के अंदर करवाएगा। लेकिन क्या उस पर लाजम है कि 120 दिन में क्या वो फर्दर इसको एक्सटेंड कर सकता है, करवा सकता है? कितना? 60 डेज, तो वो 60 दिन इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकता है। लेकिन जब ये एक्सटेंड करेगा तो रीज़न को लिखेगा कि ये वो वजूहात है जिसकी बिना पर मैं फैसला टाइम पे नहीं कर सका। अच्छा, फिर वो कहता है जब ये डेज कैलकुलेट करने हैं तो इसमें से कुछ दिन हम लोग माइनस भी किया करते हैं। ये बिल्कुल माइनस किया करते हैं। लाइक आपने इसको शो का नोटिस किया और इससे कहा कि आके अपना ना जवाब जमा करवाओ, तो ये जवाब जमा करवाने की बजाय आके एडजस्टमेंट ले गया। क्या ले गया? कि मुझे टाइम दिया जाए, कि मैं थोड़ा सा वक्त दिया जाए, मैं दोबारा वर्किंग करके लाऊंगा। तो जो इसने एडजस्टमेंट्स ली हैं, जितनी एडजस्टमेंट्स ली हैं वो इस टाइम को कैलकुलेट करते हुए उसमें से माइनस कर दिए जाएंगे। लेकिन मैक्सिमम कितने माइनस हो सकते हैं? 30 डेज। 30 डेज मैक्सिमम जो है ना वो आप माइनस कर सकते हैं इन डेज को कैलकुलेट करते हुए। क्या सिर्फ एडजस्टमेंट वाले दिन माइनस होंगे, कोई और माइनस नहीं होगा? जी, ये सिर्फ जो उन्होंने एडजस्टमेंट ली होगी वो वाले दिन माइनस करेंगे कि जिस दिन अपील को फाइल किया और जब डिसीजन हो रहा है, इसके दरमियान वाला पीरियड कैलकुलेट करना है। और ये कहते हैं कि 180 दिन के अंदर अंदर एक्सटेंडेड के हिसाब से भी उसके अंदर अंदर करना है इसने फैसला। वो कहता है कि ठीक है मैं कर रहा हूँ लेकिन मैं दिन कुछ माइनस करूँगा 30 दिन। एक तो एडजस्टमेंट वाले होंगे, और कौन से कर सकते हैं? जब ये एडीआर में था। इसमें था एडीआर, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अगर ये मामला था अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में था तो फिर जनाब इसके अंदर जितने दिन रहा वो वाले दिन और जितने दिन एडजस्टमेंट रही, इन दोनों दिनों को इकट्ठा किया जाएगा और यहाँ पे जितना भी सम हो रहा होगा उसमें से इनको माइनस किया जाएगा और माइनस करके ये 180 से ऊपर नहीं जाने चाहिए। बात बन गई। तो यही था अबाउट। और मैं देख लेता हूँ इसमें कोई और तो नहीं क्वेश्चन बनता। मैं बार बार कहता हूँ एडीआर स्टैंड्स फॉर, एडीआर में कौन जाता है? डिपार्टमेंट जाता है या रजिस्टर्ड पर्सन जो टैक्स पेयर होता है वो जाता है? अच्छा, फिर वो कहता है कि जब कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के पास, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील के पास प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, उसने दोनों पार्टीज को बुलाया। एक तरफ से बुलाया उसने जो बंदा एग्रीव्ड है और एक तरफ से एफईआर को बुलाया कि अपने अपने हक में जो बात करना चाहते हो वो कर लो। ये कुछ सबूत लेके आता है जो बंदा नाराज होके गया था, जिसके खिलाफ ये आर्डर आया था। वो कहता है जी कि मेरे पास ये भी सबूत है, मेरे पास ये भी सबूत है, मेरे पास ये भी एविडेंस है। तो फिर क्या होगा? फिर होगा ये कि कमिश्नर अपील ऐसे एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं करेगा जो कि उसने ऑफिसर को नहीं जमा करवाए।
ऑफिसर मांगता रहा, शो कॉज नोटिस करके कहता रहा एक्सप्लेन कर दो, आगे एक्सप्लेन कर, उसने उस वक्त क्यों एविडेंसेस नहीं दिए? अब उसके पास एविडेंसेस कहाँ से आ गए? तो ये कहेगा जनाब आपने क्या ये एविडेंसेस प्रोवाइड किए थे ऑफिसर को? वो कहेगा कि नहीं ये तो मैंने नहीं किए। तो इसको फिर साइड पर रख दो ना, इनके बगैर हम फैसला करेंगे। यहाँ तो साबित करो कि तुमको इस बात से मना किया गया था या ऐसी ऐसी काज शामिल थी कि तुम कर नहीं पाए, ये साबित करो, ठीक है। अदरवाइज फिर इनको साइड पे रखो, जो पहले से मौजूद है उन्हीं को पढ़ते हैं और उनसे फैसला करते हैं, ठीक है। हाँ, फिर एक और बात है कि डेफिनेटली असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ होगा। तारिक साहब नींद आ रही है? मैं नहीं कर रहा हूँ, चला दूँ। अच्छा चला दो, एसी चला दो यार, ठीक है। तो जब ये असेसमेंट ऑर्डर हुआ तो असेसमेंट ऑर्डर में क्या लगा होगा कि इतने पैसे जमा करवाओ, यही लगा होगा कि इतनी एक्साइज ड्यूटी जमा करवा दो। अच्छा, उन्होंने फैसला किया कि 9 लाख रुपया आपने कम जमा करवाया हुआ, ये जमा करो। वो कहते मेरा बनता ही नहीं है। कमिश्नर अपील को इख्तियार दिया जा रहा है कि अगर आप समझते हो कि असेसमेंट ऑर्डर की वजह से रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर बोझ बढ़ जाएगा, हार्डशिप्स आएंगी, तो तुम क्या कर सकते हो? पैसों का स्टे कर सकते हो, स्टे ऑर्डर दे सकते हो कि ठीक है आप पैसे ना जमा करवाओ। लेकिन जब ये स्टे ऑर्डर देगा तो उससे पहले क्या करेगा? असेसमेंट ऑर्डर जिसने दिया होगा उसको बुलाएगा और उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा कि तुम्हारे ऑर्डर के खिलाफ मैं स्टे करने लगा हूँ, अगर आपने कुछ कहना है तो कह लो। लेकिन कौन अफसर जाता है? एसी जाता है? कोई भी नहीं जाता, तो फिर आसानी से स्टे हो जाता है, वो होता है इंस्पेक्टर वगैरह भी। ठीक है। और स्टे के लिए पेपर में आ सकता है कि स्टे मैक्सिमम कितने दिनों का दे सकते हैं आप? कमीशन एंड रेवेन्यू अपील स्टे देने जा रहा है तो मैक्सिमम कितने दिनों का निवास दे सकते हैं? 30 दिन। तो देखो हमने क्या किया, इस सेक्शन को मैंने कहा दिस सेक्शन इज एन इम्पोर्टेंट सेक्शन, you have to understand this section. इस सेक्शन में there are a number of questions which can be given in the paper. ऐसी है जी, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो मेरा ख्याल है, ख्याल क्या है? 28 डबल है, उसके तहत ये मजीद चीजें भी दे सकते हैं। हाँ, वो फेडरल एक्साइज एक्ट में है। नहीं हाँ, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं फेडरल एक्साइज है, तो अगर इसमें अगर कोई चीज़ आएगी तो हम उसको देख लेंगे। तो आज हमने 20 से स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। हाँ, तो सिर्फ एपलेट ट्रिब्यूनल को पढ़ लेते हैं। एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू, देखो बंदा नाराज हुआ ऑफिसर के आर्डर से, तो वो किसके पास चला गया? भागा भागा कमिश्नर अपील के पास। अगर कमिश्नर अपील ने फैसला किया, डिसीजन देगा कमिश्नर अपील की, जब कमिश्नर अपील ने फैसला किया तो या तो एफबीआर के हक में होगा या एफबीआर के खिलाफ होगा। अगर एफबीआर के हक में हुआ तो एफबीआर तो आराम से बैठा रहेगा, अगर खिलाफ हुआ तो फिर तो उसके पास ऑप्शन है कि इससे अगले प्लेटफॉर्म पे चला जाए। तो इससे अगला प्लेटफॉर्म कौन सा होता है? वो होता है ATIR। ATIR हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जो कमिश्नर अपील साहब ने फैसला किया वो रजिस्टर्ड पर्सन के खिलाफ कर दिया। उन्होंने कहा जो ऑर्डर किया गया था ये बिल्कुल ठीक ऑर्डर था, तो वो फिर कहते मैं नहीं मानता, मैं अगले प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा। वो अगले प्लेटफॉर्म पे आएगा तो कहाँ आएगा? ATIR। तो ATIR जो है, मुझे बताओ ATIR किस सेक्शन के तहत बनाया गया होता है? जल्दी से बताएं जी। 130। ये बाबा ये कुछ करेगा, यकीन मानो। ये है तो कोयटा से आए, लेकिन ये इनका रटा मुझे ठीक लग रहा है। सही है, उसने कहा C-130 याद किया था ना। हाँ, तो ये जो बन रहा है एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू जो कॉन्स्टिट्यूट होता है, जो बनाया जाता है, दैट इज अंडर सेक्शन 130 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो वो ये कह सकता है कि एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू इन फेडरल एक्साइज एक्ट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच सेक्शन? 130 ऑफ सेल टैक्स, 130 ऑफ
फेडरल एक्साइज 130 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस नॉन ऑफ दी अबव। तो बाकियों में तो 130 है ही नहीं, ना फेडरल एक्साइज में है और ना सेल में। लेकिन ये किसको पता होगा? जिसको सारे सेक्शनों का पता होगा। फिर यहाँ वो ये कह सकता है कि ये जो बनता है ATIR सेक्शन 230 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेक्शन 130 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेक्शन 30 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। सही। तो फिर आपने ये याद रखना है कि ये कैसे फिर ये आपने सिर्फ रट्टा लगाने के लिए, ग्रामिंग के लिए ओके है। देन जब वो जाएगा तो कितने दिनों के अंदर जाएगा? 60 डेज। ठीक है जी। और बाकी वो कह रहा है कि इसकी फंक्शनिंग ऐसे ही होगी जैसे सेक्शन 131 और 132 जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के, उनके अंदर होती है। तो ये 131 और 132 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में जिस तरह एपलेट ट्रिब्यूनल करता है वैसे ही करेगा। सही हो गया जी। तो विद योर परमिशन वी आर डिसकंटिन्यू बिकॉज we talked around 2 hours. आज हमने 7:30 से स्टार्ट किया। So tomorrow I will try to start the class at 7 o'clock. Yes, please note. Tomorrow I will try to start the class at around 7 o'clock. So be available in time. और जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनको भी हम खुदा हाफिज़ कहते हैं। इसको डिसकंटिन्यू करें जी। इसको पार्टी करते हैं।